छोटा ग्रुप बनाए ज्योतिषियों का जो अपनी बात कहने को तैयार है, दूसरे की बात सुनने को तैयार है। और इस ग्रुप में हम हर माह एक जूम पे वेबिनार करें, आप जहां हैं वहीं से ज्वाइन करें। हम 1 घंटे का समय दें एक विद्वान को, वो बोलें, आधे घंटे उस पर प्रश्नोत्तरी और चर्चा हो। ऐसे क्रम से सब अपनी बात रख पाएंगे और हम हर महीने एक करेंगे। आप लोगों की सहमति होगी तो हम महीने में 2 भी कर सकते हैं, परंतु एक ही शर्त है, एक तो हमको सुनना पड़ेगा, दूसरों को सुनने के लिए उपस्थित होना पड़ेगा, तब लोग आपकी बात सुनेंगे। क्योंकि हमारे में ज्योतिषियों में थोड़ी सी एक हल्की कमी है, जो कभी माँ पार्वती के अभिशाप भी कहते हैं ना, दूसरों की बात नहीं सुनते, अपनी अपनी करते हैं। तो दूसरों की बात आप सुनेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर 12 हम वेबिनार साल में कर रहे हैं तो 8 में उपस्थिति अनिवार्य है। ऐसा कि नहीं हमने अपना बोला फिर अब गाया हम नहीं आते, अपनी बैटिंग कर ली, अब सब आप लोग खेलो। तो ऐसे पे आप तैयार हो। तो हमारे अनेक विद्वान हैं। अभी अर्जुन पाई जी यहाँ हमसे जुड़ने वाले हैं कनाडा से, नक्षत्र के ऊपर। उनसे अच्छा वक्ता आज की तारीख में भारत में कोई नहीं है। वो कहते हैं भाई मुझे 1 घंटे का समय दो, हाँ बिल्कुल देंगे। अब उनके वीडियो देखने के लिए फेसबुक पे लाख आदमी बैठते हैं, तो हम लोग उनको 1 घंटे का समय दें। अब हमने उनको वायदा कर दिया कि हाँ साहब हम 1 घंटे का समय हमने दे भी दिया, और आप में से अधिकांश अनुपस्थित, तो फिर उसका एक वैल्यू खत्म हो जाता है। तो अगर आप इस पर एक ही कंडीशन है, सहमत अगर हो रहे हैं कि 12 में 8 बार आपको अटेंड करना है, उपस्थित होना है वीडियो में कैमरा सहित, तो हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये बहुत सबको कहने की बात मिलेगी, दूसरे से सीखने की बात मिलेगी। यहाँ तो 5-5 मिनट में अपनी बात कह भी नहीं पाते। तो इस पे तैयार यदि हो तो हम जो अभी ग्रुप बना हुआ है कॉन्फ्रेंस का, उसी में हम आप सबकी सहमति, जो भी जुड़ना चाहे उनको हम ले लेंगे। हम ऐसा करेंगे कि एक महीने में एक कोई बहुत प्रख्यात जो हमारे ज्योतिषीगण है, और दूसरे महीने में आप में से जो कोई जुड़ना चाहता है, बोलना चाहता है, ऐसा हम कर सकते हैं यदि आप सबकी सहमति हो तो। मैं इस सत्र को प्रारंभ करने के लिए आदरणीय डॉक्टर निशा शर्मा मैडम को मैं आमंत्रित करता हूं। हमारे जो इस पूरे एस्ट्रोवर्स जो समूह में जो बहुत लोग काम कर रहे हैं, यहाँ अनुपम शुक्ला जी हैं, राव साहब अभी कहीं थे, प्रतीश जी बैठे हैं, डॉक्टर निशा शर्मा हमारे संस्था की सेक्रेटरी हैं और बहुत अच्छी प्रकट ज्योतिषी खुद है। आई तो आई नहीं, थैंक यू सो मच सर इस वंडरफुल परिचय के लिए। जी हेलो, सुप्रभात। कल का दिन बहुत ही आनंदमय रहा, बहुत सारा ज्ञान हमको मिला, दूर दूर से आए, इतने अच्छे उच्च स्तर के ज्योतिषियों से हमको सीखने को मिला। आज भाव है ज्ञान के साथ साथ उनको हम अधिक से अधिक सुने और अधिक से अधिक हम उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो हम पहला सत्र प्रारंभ करते हैं। ज्योतिष को हम पाराशरी ज्योतिष के नाम से जानते हैं और उसी को हम करते आ रहे हैं। समय के साथ साथ ज्योतिष में परिवर्तन होते ही रहे, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। और ज्योतिष पहले तो वेदों का एक मुख्य अंग था और उसको जिस तरह से उपयोग किया जाता था कि रिचुअल्स का समय निकालना, यज्ञ आदि का सही समय निकालना, जिससे कि परिणाम सही मिल सकें। और धीरे धीरे ये जनजीवन के लिए बहुत उपयोगी होता चला गया। अब उसमें फलित पर आधारित रिसर्च भी होते गए। पहले महर्षि पाराशर जी ने जो भी हमको ज्ञान दिया, उसमें महर्षि जैमिनी जी जो वेद व्यास के शिष्य थे, उन्होंने इस पर काम किया, काफ़ी काम किया। लेकिन जैमिनी ज्योतिष जो है वो पाराशरी ज्योतिष से अलग नहीं है।
बस पाराशरी ज्योतिष में जो भी सूत्र हैं वो श्लोकों के रूप में हैं, जो कि याद रखना आसान होता है। कविता के फॉर्म में कोई चीज़ चलती है तो रिसाइट करते हुए। और जैमिनी ज्योतिष में जो थे वो सूत्र थे, तो उनको याद रखने में थोड़ी दिक्कत रही, तो वो उतनी कम प्रिवलेंट हुई, लेकिन बहुत अच्छी थी। उसके बाद 6ठी शताब्दी में वराह मिहिर जी ने भी काफ़ी इस पर काम किया, और जो कुछ विलुप्त हो गया था उन्होंने कुछ अपनी संहिता और अपने ग्रंथों के माध्यम से इस ज्ञान को एक सूत्र में पिरोया। उसी तारतम्य में कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने अपनी एक स्टेलर थ्योरी दी, और वो थ्योरी काफ़ी प्रचलित है और फलित ज्योतिष में काफ़ी अच्छी मानी जाती है। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति पाराशरी ज्योतिष से अलग नहीं है, आइसोलेटेड नहीं है। पाराशरी ज्योतिष अगर बहुत अच्छी तरह से उसके सूत्र हमको आते हैं तो ही कृष्णमूर्ति पद्धति पर आगे बढ़ा जा सकता है। कई लोगों के मन में ये भ्रांति है कि केपी एस्ट्रोलॉजी सिस्टम एकदम अलग है। बिल्कुल भी अलग नहीं है। वो पाराशरी ज्योतिष का ही एक तरह से अंग है, जिसको फलित ज्योतिष में उपयोग किया जाता है। बाद में कस्पल इंटरलिंक सिस्टम भी चला, और भी बहुत सारे सिस्टम प्रिविलेंट हैं, जिसको जो उचित लगा अपने अनुभव और अभ्यास के आधार पर। तो अभी ये वाला जो सत्र हम रख रहे हैं, ये कृष्णमूर्ति पद्धति या नक्षत्रों पर आधारित जो भी जिसका ज्ञान या अनुभव है, ये केवल उसके लिए डेडिकेटेड है ये वाला सत्र। विषय नक्षत्र ज्योतिष के नवीन अनुसंधान व आयाम, कृष्णमूर्ति पद्धति, और बाकी जो भी स्टेलर थ्योरी जिस तरह की भी हैं वो सभी के लिए हैं। इसमें चेयर करेंगे श्री अजय गुप्ता जी। अजय गुप्ता जी, अजय अनंत चरण दास जी, अजय अनंत चरण दास जी नहीं है? सर अभी तो 10:06 हुआ है, 10:30 तक तो कोई बात नहीं। श्री विजयानंद पाटिल जी कृपया मंच पर विराजमान हो। श्री अर्जुन पाई जी, जिन्होंने नक्षत्रों पर काफ़ी काम किया है, अभी श्री ऋषि शुक्ला सर ने उनके बारे में बताया, वो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनको हम सुनेंगे थोड़ी देर में। श्री आनंद वरदानी जी, श्री गौतम गुरु जी, श्री ओम प्रकाश शर्मा जी झालावाड़ राजस्थान से, श्री हरिमोहन गुप्ता जी। जो भी सदस्य उपस्थित हैं कृपया मंच पर विराजमान हो। हेमचंद्र पांडे जी सर से निवेदन करूंगी कि जब तक अजय गुप्ता सर नहीं आते हैं तो कृपया सत्र की अध्यक्षता करें। डॉक्टर हेमचंद्र पांडे जी, वो भी इस सभागार से बाहर आ गए हैं। आइए सर। अमेरिका से हमारे साथ अर्जुन पाई जी कनेक्टेड हैं, तो सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूँगी कि आप सब भी ध्यान से सुने। उनका अपना काफ़ी लंबा शोध है नक्षत्रों पर। शुरू करिए। अर्जुन पाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया आप अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। And thank you very much for having me here. Can everybody hear me okay? Is everybody able to hear me? Because I'm okay. Yes. Okay, great. Okay, if everybody can hear me, so I am very honored to be here, to be invited to speak at the first Maharishi Parashari conference, International Jyotish Conference. Now, I'm grateful to all the conference organizers and also the attendees to give me an opportunity to speak there. Because whenever I speak about nakshatras, I lose sense of time. So today I've been given a specific time and I have to speak for 20 minutes. But let's get started. Let me tell you something about today. I'm going to talk
The topic is about resurgence of nakshatras, and the topic is new emerging techniques. Now, whenever I started studying about nakshatras, and I'm so fascinated with this that today I'm going to talk a little bit very much different from what you have heard about nakshatras on various forums. I've never introduced this topic before. This is something I want to talk about, what and how nakshatras are connected to our past or present and your future. So the word nakshatra means na charati, na sharati, ati nakshatrati, which means they don't move, nor do they deviate. They do not get destroyed, and their greatness never diminishes. That is what it means, that they are indestructible. And they are almost permanent, because they have said they will never be destroyed as per our scriptures. Now, what are these nakshatras? Nakshatras are cosmic energy portals, cosmic energy centers. And the way I have been given to understand about nakshatras is nakshatras are which is holding the seeds of our karmas. All our past karmas, present karmas, and our future karmas, everything is stored in the nakshatras. So, nakshatras become very primordial to understand our evolution as well. So, the grahas are like the farmer which plows the field of the cosmic consciousness, which is the nakshatras. And whatever seeds which will come up with the plowing, and they are ready for germination. So, nakshatras are, as I said, they are the source from where we get all our karmic results which are going to come out. So, today I'm going to speak a little bit deviating. Let's go to understanding some few nakshatras and also looking at what they signify. The first nakshatra, which usually the oldest system starts with Kritika nakshatra being the primordial nakshatra, from where even Atharva Veda says everything starts from Kritika. It makes sense because it is ruled by the Devata, which is Agni Devata. And Yama, which is Bharani nakshatra, becomes the last nakshatra as per. But if you really understand the nakshatra which begins from Ashwini nakshatra, Ashwini is the masculine energy, and we can say it is the kinetic energy which is there. The kinetic energy also we say, and that is the primordial Shiva. Bharani nakshatra is associated with Shakti, and it is the inverted triangle that you see, which is connected to the vulva or the female reproductive organ. That is the Shakti. So the upward facing triangle is Shiva, and the downward facing triangle is Shakti. So downward facing triangle is the potential energy, which is the manifested energy. The unmanifested energy is the creative potential of Ashwini, which is the upward facing triangle. When we have the upward facing triangle kind of unified with the downward facing triangle, you will see the union is Kritika nakshatra, which is Kartikeya, the 6-pointed star that emerges from that. So if you say Ashwini is the electrical field of influence,
then Bharani would be the magnetic field of influence. So Kartikeya or Murugan is the unification that happens between the electromagnetic field which is created in the universe. So let me go and say today, let me share my screen. Whenever we look at can everybody see my screen? Yes. Okay. If you can see my screen, this is the Parivar, the Shiva Parivar, the Shiva, Parvati or Uma Devi Parivar. Now this picture is very, very significant if you understand there is a yogic secret which is code which is inside this. And this is how we will try to decipher the nakshatras today. If you see the right side, you see Shiva, and on his right lap you see Kartikeya is sitting. On the left you see Parvati Devi, Uma Devi, she's sitting. On her left lap you see it is Ganesha. So this, if you unify, it is the Ardhanarishwara. So the right half of the body is the masculine Shiva, and his right nostril is connected to the Pingala Nadi, the solar currents of the body. The left half is the Uma Devi, Parvati. She represents the Ida Nadi, which is the lunar currents of the body. We know the significance of this picture has so many deeper meanings that Ganeshji was formed from the dirt and the skin of Uma Devi. So that means he's a lunar principle. And there is a fireball which emerged from the unification of Shiva and Parvati that becomes Kartikeya. So he is the solar principle. Now, if you really look at this image, there is so much of deeper meaning that you will see. That the mount or the vehicle of Shiva is Nandi, the bull. And the vehicle of Uma Devi is lion. Now, if I say to the bull that you are the husband, and if I tell to the lion you are the wife, do you think they will be compatible? In nature, they will not be compatible. Similarly, Shiva has a serpent around his neck. And his son, Ganeshji, his Vahan is Mushaka, which is the rat or the mice. If I say to the serpent that you are the father, and if I tell to the rat you are the son, will they be compatible in natural setup? No, they will not be. Similarly, his other son is Kartikeya. His mount is the peacock. The peacock usually grips the serpent in its feet. If I tell to the serpent you are the father, and if I tell to the peacock you are the son, will they be compatible with each other? They will not be compatible with each other. But because they all understand that we all have a different purpose, their mount is, and still they live together as one parivar, one family, one earth, one family. This is the motto of the G20 summit that is happening in New Delhi at the moment. So this is your one family. This is your one earth, which means we all have differences. Husband and wife, father and sons, father and children. But understanding the greater secrets of this is more important. So Ganeshji is the doorkeeper because he was asked to stand outside the door so that Parvati Mata, when she is inside taking a shower, nobody comes in and disturbs her. So basically, he's the doorkeeper. In the yogic tradition, what it means is he is ruling the Muladhara Chakra. Okay? And the coiled serpent, which is sitting at the base of the spine, is Uma Devi.
So whatever we see is this principle, what we are seeing here is yin and yang. The yin is the feminine and the yang is the masculine. The yin is the lunar currents and the yang is the solar currents. So basically, if you see the rat, which is the mount of Ganesh Ji, it goes inside the earth and it sits inside the burrows, and it only surfaces up when it has to look for food. So that means there is a very strong connection with the earth element. Mooladhara chakra is connected to the earth element, and that is why the mouse is the earth element. And who is Kartikeya? Kartikeya is the peacock who can fly. So he is the Akash Tattva. So amongst the Panchama Bhutas, Mata Parvati, she is the Jala Tattva. Shiva, he is the holder of two Tattvas, which is the Agni Tattva and the Vayu Tattva. But he has given the Agni Tattva to Agni and Surya. So basically what I'm saying is, in the yogic parlance, the dormant serpent which is sitting there is the Shakti, which is Parvati. The one which wants to fly towards with the peacock is Kartikeya. And who is standing at the base, who gives you the permission to enter, is Ganesh Ji. How many of us know that Shiva Parvati also has a daughter who is before Ganesh Ji and Kartikeya? There are very few mentions about her. Her name is Ashoka Sundari. Ashoka Sundari is whenever Parvati was feeling very lonely and depressed because her husband is the Adi Yogi, is perpetually all time into sadhana and dhyan. So she was feeling lonely. So she was sitting under a Ashoka tree. She created a friend for herself. She's called as Ashoka. Ashoka means, Shoka means sorrow, grief. Ashoka means which removes the grief. So she was created to remove her grief. So that means the first creation that happened on the earth is the trees. Ashoka Sundari came from the tree. So if you put all of this information together, you will know that the nakshatras are essentially holding the information of this earth much before even we were here. And before life came here, we had the trees and the algae, what we say, which grows, the seaweed which grows, they were already here on this planet. Life came because of that. They started as amoebas and other things, and then they grew. So life started in water, but it was the trees who were here. So, in the nakshatra scheme of things, when you come, you have to know there are 3 levels of how you can look at nakshatras. So, that means every temple you go in India, there is, come to the south, you will see there is a sthala vriksha. Sthala vriksha means every temple has a vriksha, which is a tree which is associated, or a plant which is associated with that temple. When we pray to that tree, it could be even a ashwatha, which means a people tree. When we pray to that tree, we are in essence, we are getting the energies of the deity who is sitting in. So whatever we are, sthala vrikshas in the esoteric information is associated with our past. What is associated with your present in the nakshatra scheme of things? See, every nakshatra is associated with a tree. And that tree, when we do, we water that tree, we manure that tree, we can take care of that tree, we can sit under that tree, we can meditate under that tree, we can do our, chants under that tree. Whatever fears, phobias. See, I remember one interview that I heard about, Shri Ken Rao Saab. He mentioned there are only 3 reasons why somebody goes to see an astrologer.
He said it's the fears and the phobias of your past. It's the curiosity or the anxiety of the present, and the uncertainty and the curiosity of the future. These are the only three reasons why you want to go to an astrologer. There is no fourth reason, he says. So it's the fears and the phobias of your past which haunts you, your past experiences. It's your anxiety of the present. Oh, I've given an interview. Will I get this job or no? Or it is the curiosity and the anticipation of what is going to happen in the future. So when we come into the nakshatras, so everything about your past is associated with the sthala vrikshas, which is the nakshatra vrikshas. Everything that you want to deal with the present, which is Lord Ganapati, is the source of it. And you can do it through what is called as the nakshatra yonis. Because there is a passive and the active side of a nakshatra yonis. So, the last thing is the future element. What do you do about the future? See, whenever life form leaves, we do not know how the soul leaves the body. So, the artists usually describe this as a bird which is flying and going. And in the scheme of things, nakshatras are also having a nakshatra pakshi, which means there is a bird which is associated, which shows you what is happening in the future. So, you can invoke these energies of the nakshatras to connect with this understanding of the nakshatras, what is there. Let me quickly share with you. Now, this was, I had to share this thing with you. This is from a temple, which is a cave temple. And you can see here, this is more than 600, 700 years old. It is in Thoothukudi, which is called as Tuticorin in the past. So this, I'm not from Tamil origin. It's, Kaduga Chala Murti. Kaduga Chala means it is a vulture mountain, and that is a temple here. Inside, you can see the top of this temple. You can see a beautiful design. It is, you can see at the center of this, you would be able to see the Navagrahas. And then the exterior, you will see these are the 12 zodiac signs. And then we have the animals which have been given here. It's the 27 nakshatra animals have been given here in this. Okay, now I just wanted to add this angle to today's discussion. Is there is a nakshatra vriksha, which I said is connected to something to do with your past. So whatever past related information you want to heal in your life, then it is best to go and worship the nakshatra vriksha. If you are dealing with anything to do with the present, you can pray to the Parama Pujya, Shri Ganesh Ji, and with that the nakshatra yoni, which is the nakshatra animal which is connected to it. So you can draw the nakshatra animal, you can paint them, you can provide care for them. Like there are caregiving centers, there are animal shelters. So give donations to these people, or you can also give it as a donation to a sanstha, which is like Save the Tiger, Save the Elephant. Any of these themes, wherever you can do based on your nakshatra, you will be dealing with the present. And what about your future? Your future is always connected to nakshatra pakshi. The same thing, feeding the pakshi, or having a painting or a mural or a statue of this pakshi will definitely have an influence on the future aspects of this, because whatever seeds you are holding is in the nakshatras. Now I've given you two sets. One is from Kumara Swamiyan, which is a Tamil literature, which is said to be narrated by Kumara, which is Subramanya. And it was, this instruction was taken by the Siddharths. So you can see, and then some other sources I've also given. I've collated this information from.
So you can see some of the commonalities, like for example, Bharani Nakshatra is connected to Kaka, which is a crow. And Kritika Nakshatra obviously is connected to Mayura or the peacock. So there are some commonalities, and sometimes you might see slight variations in this information which has been given. So this sort of information, if you understand about the nakshatras, you would definitely be, going way further in understanding their energies. Okay, so I have collated this information, and for all the 27 nakshatras, we are not taking Abhijit Nakshatra into this, but this was a very short presentation. I'm cautious of the time that was given to me, and I'm grateful to all of you for this opportunity given to me. So thank you, dear hosts, for this wonderful session that was given to me. Thank you, Mr. Arjun Pai. We know that we have to, I think, take your session for a very longer duration, and yesterday we spoke about that you came with very short notice, about 20 minutes, but we are sure that we are going to have on our longer sessions, and we know that your endeavors for the lunar nations, Nakshatra especially, and we are following you since many years. So again, thanking you for coming in a very short notice for a very short duration of time. Thank you very much. Namaskar. Thank you very much. थैंक यू अनुपम जी। हमारे साथ श्री अजय गुप्ता जी आ गए हैं मंच पर, जो इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। अजय गुप्ता जी जब तक इस सत्र के विषय के बारे में अपने विचारों को एकत्रित करेंगे, तब तक मैं आमंत्रित करती हूँ कीनोट स्पीकर श्री विजयानंद पाटिल जी। कृपया अपने विचार इस नक्षत्र पर रखें। हेलो। श्री गणेशाय नमः, अर्धनारी नटेश्वराय नमः, दत्त महाराज नवनाथ ज्योतिबराय, महाभद्रकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी, श्री गणेश, तुळजा भवानी, नवदुर्गा, दश महाविद्या, सर्व देवदेवता आजच्या दिवशी आम्ही या ठिकाणी जे जमलेलो आहोत त्यांच्या कुटुंबाचं, मुलाबाळांचं, व्यवसाय धंद्याचं, घरादाराचं, गाडी घोड्याचं पूर्ण रक्षण करून प्रत्येक कार्यामध्ये यश येण्यासाठी त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास, क्लेश, नुकसान, उपद्रव, मानहानी, अप्रतिष्ठा, अपमान, पराभव, लुबाडणूक, फसवणूक जे काही त्रास असतील ते पूर्णपणे दूर करून त्यांच्या मनातील सगळ्यांच्या इच्छा पूर्ण करा। जे लोक या ठिकाणी ज्योतिष कार्याचा, ज्योतिषद्वारे समाजाचं कल्याण करण्याची इच्छा मनामध्ये बाळगून आलेले आहेत, त्यांच्या मनातील सर्व इच्छा पूर्ण करू देत। त्यांच्याकडे येणाऱ्या जातकांचं कल्याण होऊ दे, जगाचं कल्याण होऊ दे। श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज 10 सितंबर 2023, आज पहली बार मैं महाराष्ट्र के बाहर एक सामाजिक मंच के ऊपर आपको ज्योतिष पद्धति और काल निर्णय इसके बारे में कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा। आपने ज्योतिष किसी ग्रंथ से पढ़ा होगा, किसी गुरुजी से पढ़ा होगा। 27 जुलाई 1998 को मुझे श्रीमद उच्छिष्ट महागणेश जी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार सिद्धि आशीर्वाद के स्वरूप प्राप्त होते हुए उस समय श्री कृष्णमूर्ति जी के मृत्यु के समय उनके मन में जो भी था वो मेरे मन में समाया गया, और इसके लिए श्रीमद उच्छिष्ट महागणेश जी ने श्री कृष्णमूर्ति जी को 1952 में जब शंकराचार्य कांची कामाकोटी पीठ के शंकराचार्य जी ने रुद्रयामल इस ग्रंथ का उमा महेश्वर संवाद, इसमें जो उच्छिष्ट चांडाल्य ने मातंगी पंचांग उपासना, जिसमें ये उच्छिष्ट महागणपति पूजन है, वो उनको जो पूजा करने के लिए बताया उन्होंने किया, और उन्होंने
1932 से 1952 तक सारे जो नियम उन्होंने बनाए थे उन्होंने वो पूरी तरह से फेंक दिए। तो पहला नियम उन्होंने बनाया था कि दशा में घटना घटित होती है, दशा में कोई घटना घटित नहीं होती है, क्योंकि दशा जो होती है आपकी नक्षत्र, जन्म नक्षत्र के अनुसार, जन्म नक्षत्र के बाद आने वाले जो 9 नक्षत्र होते हैं वहाँ 120 डिग्रीज पूरे हो जाते हैं। मेरा अगर स्वाति नक्षत्र है तो मेरी दशा 120 ईयर्स की शततारका नक्षत्र, जो मेरा जन्म डिग्री जो है 9 डिग्री 25 मिनट, तो शततारका नक्षत्र में 9 डिग्री 24 मिनट 59 सेकंड को मेरी दशा समाप्त होती है। मेरी जन्म लग्न, जन्म राशि होती है तुला, और मेरी दशा समाप्त होती है कुंभ राशि में शततारका नक्षत्र में। तो मेरे जीवन में शततारका नक्षत्र 10 डिग्री से तो स्वाति नक्षत्र 9 डिग्री 25 मिनट 24 मिनट 59 सेकंड का जो पीरियड है, उसमें से सारे प्रत्येक प्लैनेट की 2 बार दशा आती है। जैसे कि राहु के शततारका नक्षत्र का राहु होने के बाद आएगा गुरु, उसके बाद कन्या राशि में चंद्र के बाद आएगा मंगल, और मंगल के बाद राहु का पूरा एक पहला चरण आएगा। तो ये दशा मेरे जीवन में कभी कभी नहीं आती है। तो इसी का विचार करते हुए कृष्णमूर्ति जी ने एक पहला नियम बनाया। पहला जो नियम दशा का विचार करते थे वो नियम उन्होंने बाजू को रखा और बोले कि प्रत्येक प्लैनेट का स्टार लॉर्ड इज द दशा लॉर्ड। प्रत्येक प्लैनेट का जो स्टार लॉर्ड होता है वो दशा लॉर्ड होता है। बाद में उनको समझ में आ गया कि गुरु की दशा में अगर राहु की भुक्ति चालू है, गुरु की दशा में राहु की भुक्ति चालू है, तो गुरु से मंगल तक सारी अंतरदशा समाप्त होने के कारण दशा लॉर्ड गुरु आपको कुछ फल नहीं देता, इसलिए सिर्फ अंतरदशा स्वामी आपको फल देता है। यह सिद्धांत उन्होंने फाइनलाइज किया। और इसीलिए अगर शादी का विचार करते हैं तो शादी के लिए सप्तम भाव का सबलॉर्ड देखते हैं। सप्तम भाव का सबलॉर्ड यानी कि सप्तम भाव का अंतरदशा स्वामी। जब सप्तम भाव का अंतरदशा स्वामी का विचार करते हैं तो सप्तम भाव का राशि स्वामी का विचार नहीं किया जाता, सप्तम भाव का स्टार लॉर्ड का विचार नहीं किया जाता, भावारंभ का नक्षत्र स्वामी का विचार नहीं किया जाता। पराशर जी ने अपनी जब विशोत्तरी दशा का विचार किया तो उस समय उन्होंने एक बात बताई थी। ये बात कृष्णमूर्ति जी के समझ में 1952 के बाद आई। वो जो बात थी, एक दशा में 9 अंतरदशा, 81 विदशा यानी कि प्रत्यंतर दशा, 729 सूक्ष्म दशा एंड 6563 प्राण दशा होती है। मैं आपके सामने एक सिंपल उदाहरण देता हूं। अगर आपका जन्म मीन राशि में 29 डिग्री 59 मिनट 59 सेकंड पे हुआ है और लग्न भी उसी डिग्री मिनट सेकंड पे है, तो आप सारे विद्वान लोग हैं। तो मर्क्यूरी की दशा होगी। मर्क्यूरी की दशा में अंतिम अंतरदशा जो होती है शनि की होती है। शनि की अंतरदशा में अंतिम विदशा जो होती है गुरु की होती है। गुरु की अंतरदशा विदशा में अंतिम सूक्ष्म जो होती है वो राहु की होती है, और राहु की सूक्ष्म दशा में अंतिम प्राण दशा जो होती है वो मंगल की होती है। अगर जिसका जन्म 29 डिग्री 59 मिनट 59 सेकंड पे हुआ है तो उसके लिए लग्न में 1 सेकंड के लिए राहु की मंगल की प्राण दशा होती है। अगर हम चंद्र का विचार करें तो रियल टाइम ट्रांजिट ऑफ द मून इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स। ये जो बात कृष्णमूर्ति जी के समझ में आ गई, उसी समय उन्होंने एक निर्णय लिया कि प्लैनेट इज नॉट गोइंग टू गिव द रिजल्ट। प्लैनेट आपको कोई भी फल नहीं देता है, क्योंकि प्लैनेट तो हमेशा घूमता रहता है। अब मुझे बताइए कि मेष लग्न की कुंडली में आज मंगल जो है वो कर्क राशि में है, ऐसा मान लीजिए, तो मेष लग्न का अधिपति मंगल और अष्टम भाव का अधिपति मंगल, ये 2 मंगल और अभी फिजिकल मंगल जो कर्क राशि में बैठा हुआ है, ये एक जैसे है क्या? उसी तरह से वृषभ राशि में, कन्या राशि में और मकर राशि में 23 डिग्री से कन्या, मिथुन, तुला
और कुंभ राशि में 6 डिग्री 40 मिनट तक जो मंगल का अर्ध मृग, चित्रा, धनिष्ठा ये नक्षत्र आते हैं, ये नक्षत्र का जो अधिपति मंगल है वो एक है क्या? मेष राशि का अधिपति मंगल प्लैनेट नहीं है, दैट इज द एरिया लॉर्ड। ये एरिया लॉर्ड यानी कि क्षेत्रपाल जिसे कहते हैं। और इसीलिए मैं आपको कृष्णमूर्ति पद्धति के केपी रीडर 3 के कुछ पन्नों का याद दिलाना चाहूंगा कि पेज नंबर 313 पहले आप कोई भी कुंडली जब बनाते हैं तो लग्न भाव देखिए, लग्न भाव का नक्षत्र स्वामी कौन है वो देखिए। अगर लग्न भाव मेष लग्न का विचार करते हैं तो शुक्र का भरणी नक्षत्र है, ऐसा अगर हम मानते हैं तो नक्षत्र स्वामी बन गया शुक्र। अब मुझे बताइए कि लग्न का फल कौन देगा? लग्न का फल कौन देगा? सारे लोग अभी क्या कर रहे हैं कि जो कृष्णमूर्ति जी ने 1938 में जो सिद्धांत बनाया था, जो 1952 में फेंक दिया, वो सारे लोग शुक्र को प्लैनेट मान के शुक्र का स्टार लॉर्ड देखते हैं। कृष्णमूर्ति जी ने ऐसा कहा था कि टेक हु इज द स्टार लॉर्ड ऑफ द पर्टिकुलर कस्प। यहां जो स्टार लॉर्ड है वो शुक्र है, तो शुक्र के स्टार में जो प्लैनेट है वो आपको लग्न का फल देगा। इसी तरह से ये सिद्धांत बन गया कि अगर आपको सप्तम भाव का सब लॉर्ड गुरु है तो सप्तम भाव का फल कौन देगा? गुरु का स्टार लॉर्ड आपको फल देने नहीं देगा, गुरु का सब लॉर्ड आपको फल नहीं देगा। गुरु के सब में जो प्लैनेट गोचर करता है वही आपको सप्तम भाव का फल देगा। यहां एक सबसे महत्वपूर्ण बात, 1952 से पहले कृष्णमूर्ति जी यही मानते थे जो सारे वैदिक ज्योतिष में माना जाता है कि जन्म समय के प्लैनेट ही आपको फल देते हैं। तो जन्म समय के प्लैनेट्स फल नहीं देते हैं। जब भी कोई भी प्लैनेट उस डिग्री मिनट सेकंड पे गोचर करता है वही प्लैनेट उस डिग्री मिनट सेकंड का जो को रूलर्स होता है, नक्षत्र स्वामी होता है, सब लॉर्ड होता है, सब लॉर्ड होता है, सूक्ष्मा लॉर्ड होता है और प्राणा लॉर्ड होता है, उसी तरह से फल देते हैं। और एक बात ध्यान में लीजिए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ज्यादातर लोग कहते हैं अगर आपने भी किसी आपके व्यक्ति परिवार के सदस्यों की कुंडली विवाह के लिए गए, देखने के लिए किसी के पास गए होंगे, तो वो बताता है कि सप्तम भाव का सब लॉर्ड सप्तम भाव का सिग्निफिकेटर नहीं है, 2, 7, 11 का सिग्निफिकेटर नहीं है। कृष्णमूर्ति जी ने यह बात बताई थी, सप्तम भाव का सब लॉर्ड हो या लग्न भाव का 1 to 12 कस्प के जो को रूलर्स है, दे आर ऑल टाइम सिग्निफिकेटर्स, वो कभी भी नहीं बदलेंगे। गुरु, अब उसके जो 3 गोल्डन रूल मैंने मेरे यूनिक सूक्ष्म दशा पद्धति में बताते हैं तो वो मैं बताता हूं। जब भी किसी भी सब लॉर्ड के सब में कोई भी प्लैनेट नहीं है, जब भी किसी भी कस्पल सब लॉर्ड के सब में कोई भी प्लैनेट नहीं है या फिर वही सब लॉर्ड अपने ही सब में गोचर करता है, तो वो सब लॉर्ड आपको हमेशा के लिए, उस समय के लिए आपको उस कस्प का फल देगा। अगर गुरु हमने सप्तम का सब लॉर्ड मान लिया है तो गुरु के सब में कोई प्लैनेट नहीं है, तो गुरु हिमसेल्फ विल गिव द रिजल्ट ऑफ द 7th कस्प। इसलिए सप्तम भाव का सिग्निफिकेटर, सप्तम भाव का सब लॉर्ड सप्तम का सिग्निफिकेटर नहीं, इसलिए आपकी शादी नहीं होगी, नौकरी नहीं लगेगी, ऐसे जो भविष्य कथन किए जाते हैं वो बहुत ही गलत है। अब सप्तम भाव का सब लॉर्ड देखते हुए, जब हम सप्तम भाव सब लॉर्ड का मतलब अंतरदशा स्वामी, अगर हम सप्तम भाव का सब लॉर्ड देखते हैं तो उसका स्टार लॉर्ड देखने की जरूरत नहीं है। अगर सप्तम भाव का सब लॉर्ड देखते हैं तो सब लॉर्ड का सब लॉर्ड देखिए, अगर सप्तम भाव का सब लॉर्ड देखते हैं तो सप्तम भाव का सब लॉर्ड देखिए, और सप्तम भाव का सूक्ष्मा लॉर्ड देखते हैं तो सप्तम भाव का सूक्ष्मा लॉर्ड देखिए। ये जो पैरेलल थ्योरी जो है, अगर ये आपके समझ में आ गई तो आपका भविष्य कथन कभी भी गलत नहीं होगा। कल कर्नल सिंह जी ने जो कुछ बातें बताई कि रिसर्च करना चाहिए, रिसर्च तो लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत है कि जो रूल्स हमारे वैदिक ज्योतिष में बताए गए हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति में मुझे जो दैवी शक्ति प्राप्त हो गई, मैंने उसका जो निर्माण किया है यानी कि फाइंड आउट किया है, वो प्रूव करने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कॉमन सॉफ्टवेयर की जरूरत है। अगर कोई सॉफ्टवेयर हमें मिल गया
तो ये ज्योतिष का कार्य सारे लोगों के लिए हम सिर्फ, और कृष्णमूर्ति पद्धति का जो या फिर किसी भी ज्योतिष का जो प्रथम कर्तव्य जो है, हमें भविष्य कथन नहीं करना है, जो घटना कब घटित होने वाली है उसका समय का निर्देशन करना है। कल एक बात हो गई मैच मेकिंग, तो 5 मिनट है ना, एक बात बताता हूं कि रूलिंग प्लैनेट्स क्या है। रूलिंग प्लैनेट्स आप जहां भी हो, जिस समय जिस जगह पे हो, उसके जो चंद्र होता है वो चंद्र के नक्षत्र स्वामी, अंतरदशा स्वामी, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्मा लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड, उसके स्टार लॉर्ड के स्टार में जो प्लैनेट है वो लिख लीजिए, सब लॉर्ड के सब में जो प्लैनेट है वो लिख लीजिए, सब लॉर्ड के सब में जो प्लैनेट है वो लिख लीजिए, सूक्ष्मा लॉर्ड के सूक्ष्मा में जो है वो प्लैनेट लिख लीजिए, और प्राणा लॉर्ड के प्राणा में जो प्लैनेट है वो लिख लीजिए। आपके सामने आने वाला जो व्यक्ति होता है उसका सूक्ष्म दशा लॉर्ड आपके समय के अनुसार चंद्र का सूक्ष्म दशा स्वामी के सूक्ष्म दशा में जो प्लैनेट गोचर करते हैं वही प्लैनेट उस जातक के लग्न का सूक्ष्म दशा लॉर्ड होता है। एंड आई हैव प्रूव्ड दिस फॉर मोर देन 1000 टाइम्स। तो ये रूल्स जो है वो देखिए, उसका अनुसरण करिए। अगर उसमें कुछ समझ में आ गया और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे संपर्क करिए, मेरा ग्रुप में नंबर दिया हुआ है। सभी को धन्यवाद। थैंक यू पाटिल जी, बहुत अच्छा नया विचार तो वही है लेकिन थोड़े से नए कलेवर में दिया है और हम सबको उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है सर ने। अब आगे मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री गौतम गुरु जी को। सर कृपया 6-7 मिनट्स में अपने विचार रखिएगा। थैंक यू सर। आप सभी को मेरा प्रणाम। हम जब नक्षत्र ज्योतिष पर कार्य करते हैं तो उसमें कई ऐसी चीजें होती हैं जहां से नक्षत्र ज्योतिष प्रारंभ होता है। नक्षत्र ज्योतिष का प्रारंभ होता है चंद्रमा से। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है जातक का नक्षत्र होता है, जिस चरण में होता है जातक का नामकरण होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ग्रह किसके नक्षत्र में है, यह नक्षत्र स्वामी इसका मित्र है अथवा शत्रु है। उसके बाद देखते हैं हम नक्षत्र के द्वारा तारा, यानी कौन सी तारा का जन्म है। जन्म तारा से लेकर के 9 तारा होती हैं जिसमें तीसरी, 5वीं, 7वीं खराब तारा मानी गई हैं। उसके बाद हम देखते हैं बाधक ग्रह है। बाधक चर लग्न के लिए 11वें भाव के स्वामी को देखेंगे किस नक्षत्र में है। स्थिर लग्न के लिए 9वें भाव के स्वामी को देखेंगे किस नक्षत्र में है, और द्वितीय लग्न के लिए 7th हाउस के स्वामी को देखेंगे किसके नक्षत्र में है। क्योंकि बाधक और मारक ग्रह छिद्र ग्रह कहलाते हैं। इनमें एक प्रकार का छेद होता है, जैसे घड़े में छेद होता है तो पानी खत्म हो जाता है, उसी प्रकार से ये नक्षत्र होते हैं। इसी नक्षत्र ज्योतिष पर एक सूक्ष्म विद्या को बारे में मैं और आपके से बताना चाहूँगा। ये जो सूक्ष्म विद्या है इसको कहते हैं जीवा शरीरा सिद्धांत, जीव शरीर सिद्धांत। ये भी नक्षत्र ज्योतिष का एक पार्ट है, वैदिक ज्योतिष में है। तो ये होता कैसे है, कैसे बनता है, शायद आप लोगों में से कुछ ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, मगर मैं इसको बनाने की विधि मैं आपको बता रहा हूँ। डिवन चार्ट देखते हैं, डिवन चार्ट के साथ हम ग्रह स्पर्श चार्ट देखते हैं, और ग्रह स्पर्श चार्ट में सारे ग्रहों के बारे में हमें ज्ञात होता है कि कौन सा ग्रह किस ग्रह की राशि में है, किस ग्रह के नक्षत्र में। आपको सिर्फ ये पता करना है कि पहले भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, यह ग्रह किस ग्रह के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो पहले भाव का जीव बनेगा वो नक्षत्र स्वामी जो पहले भाव के स्वामी के नक्षत्र, पहला भाव का स्वामी जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है। दूसरा, शरीर कौन बनेगा, जो जीव है पहले भाव के स्वामी का
द्वारा जो नक्षत्र स्वामी है उसको हमने जीव माना है, वह जीव किस नक्षत्र में बैठा हुआ है वह उस भाव का शरीर बनता है। इसी प्रकार से कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 राशियां हैं, 12 भाव की राशियों के स्वामियों के नक्षत्र स्वामी हमको देखने, और उसी प्रकार से जो नक्षत्र स्वामी जीव के रूप में हमारी सारणी में आएंगे वो नक्षत्र स्वामी किस नक्षत्र में बैठे हैं वो उस भाव के लिए शरीर बनेंगे। विधान ये है कि हमारी कुंडली कर्म के अनुसार बनती है और पूर्वजों का आशीर्वाद इस कुंडली में अवश्य पाया जाता है, और परमात्मा जीवात्मा के द्वारा हमें इस कुंडली के बारे में जानकारी मिलती है। और शरीर इसलिए कि किसी भाव से हम जब बात करते हैं तो उस भाव का एक जीव बनता है, दूसरा शरीर बनता है, और जीव शरीर के माध्यम से हम इस कुंडली के माध्यम से हम काफ़ी हद तक देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, बड़े बड़े व्यक्ति हैं, धनी मानी व्यक्ति हैं, उन कुंडलियों में ये पाया जाता है। जिस प्रकार से हम सारणी बना करके देखते हैं कि कौन सा ग्रह राशि परिवर्तन योग करके बैठा है, कौन सा ग्रह नक्षत्र परिवर्तन योग करके बैठा है, उसी प्रकार से आपको इस कुंडली में ये देखना है कि किस किस भाव के स्वामी के जीव ने किस शरीर से परिवर्तन किया है और शरीर ने किस जीव के साथ परिवर्तन किया है। यानी जीव शरीर का परिवर्तन हम देखेंगे तो उसके बारे में हम काफ़ी हद तक समझ जाएंगे। उदाहरण के रूप में मोरारजी देसाई जो देश के प्रधानमंत्री बने थे, उनकी कुंडली मिथुन लग्न की है। जब उसके जीव शरीर का चार्ट हम बनाते हैं तो हम पाते हैं कि उनके जो चंद्रमा और शुक्र के 4 नक्षत्र परिवर्तन हमको प्राप्त हुए हैं जीव शरीर के द्वारा, और शनि और गुरु के द्वारा 4 परिवर्तन और प्राप्त हुए हैं, यानी 8 परिवर्तन हमको प्राप्त हुए हैं। जितने अधिक परिवर्तन होंगे कुंडली उतनी ही मजबूत, उतनी ही स्ट्रांग, उतनी ही बलशाली बनेगी, और जितने कम परिवर्तन होंगे उतनी ही कुंडली कमजोर बनेगी। और आप इस बात को समझ गए होंगे। मैं इतना ही कह के यहीं विराम लेता हूँ। थैंक यू सो मच सर। अभी आनंद वरदानी जी को सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगी, अपने विचार रखिए सर। सभी विद्वजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। समय कम है इसलिए सीधे सीधे विषय पर आता हूँ। सबसे पहले भाग्य की बात यह है कि जब हमने ज्योतिष का प्रारंभिक काल किया था तब कृष्णमूर्ति पद्धति का भयंकर विरोध होता था। आज बड़ा गर्व होता है कि हर सम्मेलन में कृष्णमूर्ति पद्धति का विषय रखा जाता है और बड़े सम्मान के साथ रखा जाता है। हम वो नींव के पत्थर रहे हैं जिस समय हमें काफी कृष्णमूर्ति पद्धति में विरोध सहना पड़ा और हर चीज का जवाब देना पड़ा। अब प्रश्न ये उठता है कि वैदिक ज्योतिष और कृष्णमूर्ति में डिफरेंस क्या था। कई लोग समझ नहीं पाते। आज मैं पुनः रिपीट करना चाहता हूँ कि वैदिक ज्योतिष और कृष्णमूर्ति पद्धति में आप जैसे वैदिक ज्योतिष देखते हैं तो सबसे पहले बताइए कि मेरा ग्रह अच्छा है या खराब है। खराब की परिभाषा क्या है और अच्छे की परिभाषा क्या है। यदि खराब की परिभाषा है कि आपने मेरी शक्ल नहीं देखी, मैंने आपकी नहीं देखी, आप मुझे गाली दे रहे हैं, मैं आपकी गाली दे रहा हूँ। सम्मान में सर नमस्ते, फिर संबंध है तो सर अरे चाय पी के जाना पड़ेगा, संबंध है अरे नाश्ता करना पड़ेगा। तो ग्रहों को कैसे देखेंगे आप कि आपका गुरु अच्छा है, आपका गुरु शनि खराब है। विदिन सेकंड में मेरा साहब लग्न में शनि बैठा है, क्या कर रहा है? अरे कर क्या रहा है, पहले उसकी पोटेंशियल तो देखो, किस राशि में बैठा है, किस स्थिति में देखा है। तो मुद्दे की बात ये कहना चाहता हूँ कि कृष्णमूर्ति पद्धति विदिन सेकंड में बता देती है कि आपके संबंध कितने % है। आपके संबंध नमस्ते वाले हैं, आपके संबंध चाय पीने वाले हैं, आपके संबंध घर में खाना खिलाने वाले हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति की पोटेंशियल पावर जो विदिन सेकंड में कि साहब रुपया है, हाँ है, कितना है, 1 रुपया भी रुपया होता है, 10 रुपये भी रुपये होते हैं, 1000 रुपये भी होते हैं। तो आपकी पोटेंशियल पावर जो है वो कृष्णमूर्ति पद्धति विदिन सेकंड में बता देती है। सेकंड के सेकंड में आपकी पूरी की पूरी पद्धति बता देती है। अब महत्वपूर्ण विषय पे आते हैं कि सबसे पहले क्या है कि फलित का ज्योतिष सूत्र जो है वो कितने लोग रिसर्च कर रहे हैं, कितनी सारी चीजें हैं। जब तक आपके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है तब तक कोई फलित सूत्र नहीं होता है। और 10 में से 5 ज्योतिषी जो भी प्रेडिक्शन करते हैं 10 में से 5 आपके 100% सफल जाते हैं, चाहे आप वैदिक ज्योतिष से करें, चाहे कृष्णमूर्ति पद्धति से करें, चाहे किसी भी पद्धति से करें। और 5 आपसे, क्योंकि प्रकृति का बैलेंस है, 12 घंटे की रात 12 घंटे की दिन, दोनों प्रकृति का पूरा बैलेंस है। अब मुद्दे पे आते हैं।
लोग जो कहते हैं कि साहब लग्न का 5 से 5 का लग्न से, अभी तक आपने सुना होगा कि लग्न की 5वें घर से चर्चा होती है कि मेरा संतान ये, मेरी वो, मेरा ज्ञान ये। कभी आपने देखा है कि गिव एंड टेकन का सिद्धांत? गिव एंड टेकन का सिद्धांत है, यदि मैंने आपको सम्मान दिया है तो आप भी तो मुझे सम्मान देंगे ना। तो यदि 1 का 5 से यदि कनेक्शन करते हैं, आपने इतने सारे सम्मेलन अटेंड करें, कभी आपने ये किसी ने कहा है कि 5 1 को क्या दे रहा है? मतलब यदि लग्न 5 को संतान का होता है, संतान यदि शिक्षा हो रही, संतान की प्रोग्रेस हो रही, तो संतान पर लग्न को क्या देगी? संतान लग्न को। साहब अभी तक ये किनके बेटे हैं? ये आनंद वरदानी के। लेकिन यदि जब 5वां घर लग्न को देगा तो साहब ये बेटा इनका है। अब साहब छठे से आज लोग देख लेते हैं कि छठे से क्या साहब, ये तो छठे घर का सब छठे घर से जुड़ा है लग्न। अरे छठे घर लग्न से जुड़ा है तो बीमार थोड़ी करेगा। छठे घर को लग्न के नक्षत्र में आना पड़ेगा तब बीमार पड़ेगा। आदमी तुरंत कहता तो साहब इसकी तो छठे घर की दशा चल रही, छठे घर का नौकरी का है, कंपटीशन का है, कर्ज का है, बहुत सारी चीजें का है। आप उसको बीमार घोषित कर देते हैं, जबकि वो बीमार घोषित करने का काम ही नहीं है। आप ये देखो कि लग्न जब छठे घर के नक्षत्र में आएगी, लग्न का छठे घर के नक्षत्र में आना, छठे घर का लग्न के नक्षत्र में आना, दोनों डिफरेंस पार्ट है। हम तुरंत लग्न का छठे घर से बोल देते हैं और साहब छठा घर जुड़ा। तो इस तरह की ज्योतिष में जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। एक्चुअली 2 पीढ़ियों का काम है। एक पीढ़ी जो वैदिक ज्योतिष को रिप्रेजेंट करती है, एक पीढ़ी जो कृष्णमूर्ति जो पद्धति की हम बात करते हैं। लोगों ने मूल तत्व कृष्णमूर्ति पद्धति को ही भुला दिया। हर व्यक्ति ने अपनी अपनी रिसर्च करके अपना अपना एक साइंस बनाया और कृष्णमूर्ति पद्धति के सिद्धांत जो आपको दिखेंगे वो देखने को ही नहीं मिलेंगे। हर व्यक्ति ने अपना एक सिद्धांत बना दिया। अब कृष्णमूर्ति पद्धति का तो सिर्फ नाम रह गया। कृष्णमूर्ति से के भास्करन पद्धति, के भास्करन से हमारी एपी पद्धति, एपी से जैसे भाई साहब ने अभी अपनी नई पद्धति। हर व्यक्ति की अपनी एक नया अनुभव है। आप ये बताएंगे कि ईश्वर आपसे कितना काम लेना चाहता है, कितना आपको बताना चाहता है। रामायण तो बाबा तुलसीदास ने स्पष्ट बोला है कि ईश्वर किसको कितना ज्ञान देना चाहता है। तो सवाल ये कि हर व्यक्ति का एक अपना अनुभव है, हर व्यक्ति का एक अपना सिद्धांत है जिसको नकारा नहीं जा सकता है। क्योंकि भगवान को आपने किस रूप में देखा? जब का सबका देखने का अपना अपना तरीका है। अब आप सवाल ये हो रहा है कि हम जो एक नई पद्धति पर डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं कि 1 प्लेनेट पद्धति, की प्लेनेट पद्धति। क्योंकि देखिए पद्धति तो हमारे पास कम से कम 10 तरह के रिसर्च है, 10, 12, 15 तरह के। अब चूंकि एक ही टॉपिक पे यदि हम समझा पाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 प्लेनेट पद्धति, 2 प्लेनेट पद्धति। अब जैसे आपका कोई ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो 2 ग्रह यदि आप एक साथ बैठे हैं तो वैदिक ज्योतिष में ये निकाल के बताएं कि मैं आपके प्रभाव में हूँ, आप और साहब गुरु राहु साथ में बैठे। अब गुरु राहु साथ में बैठने से क्या चांडाल योग बन गए? अरे गुरु राहु के चांडाल योग की परिभाषाएं गलत दी गई है, समझाया ही गलत दिया गया है। नए मूल्यांकन, चूंकि आज का विषय दूसरा है, कभी और विषय में समझाएंगे। तो सबसे पहले ये बताएं कि आप मेरे प्रभाव में हैं या मैं आपके प्रभाव में हूँ। यदि गुरु राहु के प्रभाव में है या राहु गुरु के प्रभाव में, कैसे निकालेंगे विदिन सेकंड में? यदि आप ये कहते हैं सब अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप मेरे प्रभाव में, लेकिन यदि मैं हट जाऊंगा तो आप मेरे प्रभाव में नहीं आएंगे। तो यदि गुरु, यदि राहु या कोई भी 2 प्लेनेट बैठे हैं तो गुरु की चल रही है, राहु की चल रही है, राहु की चल रही है, गुरु की चल रही। कब देखेंगे? कब आपकी चल रही, कब मेरी चल रही, कब मेरी चल रही, कब आपकी चल रही, कैसे देखेंगे? लोग विरोध कर देते हैं साहब वैदिक ज्योतिष। अरे वैदिक ज्योतिष के लिए वर्किंग कितनी है, मेहनत कितनी है, सारी चीजें देखनी पड़ेगी तब रिजल्ट आएगा। हमारी पद्धति तो विदिन सेकंड के 100वें हिस्से के तुरंत रिजल्ट देती कि ये है। जैसे हमारे गुप्ता सर बैठे हैं, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया कृष्णमूर्ति पद्धति में। अब उनके सिद्धांत की बात करते हैं, उनके कई चीजें मैं फॉलोअप करता हूँ। अब जैसे आप कहते हैं लग्न, तो लग्न आपने कर्म किए हैं तो आपका सपोर्ट आदमी बताएगा 7वां घर कि आप अच्छे आदमी हैं या खराब आदमी हैं। साफ साफ बताता है कि 7 आपका व्यक्तित्व। आप अपनी तारीफ खूब करें, साहब मैं तो बहुत अच्छा बोला, मैं अच्छा या बोला या खराब बोला, ये 7वां हाउस बताएगा, पब्लिक बताएगी, क्योंकि चौथे से चौथा 7वां बयान भगवत की थोड़ी। तो सवाल ये हो रहा है कि क्या आपने 1 से लेकर 6 तक जो हाउसेस हैं, वो हाउसेस अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी तो रिजल्ट होता है। क्योंकि 1 का रिजल्ट 7, 2 का रिजल्ट 8। अब थोड़ा सा कर्म और भाग्य की थ्योरी की बात करते हैं। कर्म और भाग्य की लोग डिस्कशन करते हैं। क्या आपने कुंडली में ये देखने का प्रयास किया कि आपका 3rd हाउस काम कर रहा है कि आपका 9th? कभी आपने ये प्रेडिक्शन दिया कि क्या आपकी कुंडली में साहब कर्म से ही सब कुछ मिलेगा? कर्म करो। लोग पढ़े लिखे होते हैं, बुरी दादागिरी से साहब मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले आप कुंडली में ये देखें कि आपका 3rd ऑपरेट हो रहा है या 9th ऑपरेट हो रहा है। मैडम बंद कर दूं? ठीक है, मैं अपनी बात का समापन करता हूं। धन्यवाद।
बोलिए राधा रानी की जय। सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। विषय अध्यात्म का और ज्योतिष या जो भी 6 दर्शन है, विषय बहुत बड़े होते हैं। संक्षिप्त में हम मंच से कोई भी बात बहुत प्रॉपर वे में हम कह नहीं सकते हैं। शॉर्टकट में यहाँ गया धाम से भी सुबोध जी महाराज जी बैठे हुए हैं। आप लुप्त पिंड का भी कराते हैं ना, जब तर्पण वगैरह होता है, तो एक अनुसंधान का विषय ये है कि ज़्यादातर सारे जो बुक्स हैं पाराशरी से लेकर सारी जगह, तो नाल काटने के बाद ही जो समय होता है उसी के बाद से उसकी कुंडली का विचार किया जाता है। जबकि साइंस कहती है कि 1.5-2 हफ्ते के बाद जीव पेट में आ जाता है और वो पलने लगता है। तो जीव का जब शरीर में प्रवेश होता है जो भाव से बोलेंगे वो प्रेडिक्शन एकदम सच और सत्य कटिक बैठ जाएंगे एकदम। तो नक्षत्र की बात हो, कुंडली की बात हो, केपी पद्धति हो, ये सब हमारा संसार सागर पूरा वैदिक पद्धति के उसमें ही समाहित है। और जब शास्त्र नालंदा में जला दिए गए हैं और जो बाद वाले जो शास्त्र लिखे गए हैं उसमें भी बहुत सारी चीजों में प्रेडिक्शंस में क्वेश्चन मार्क हैं। उसमें भी नए नए जो अच्छे विद्वान आचार्य हैं उनको बैठकर उन पुस्तकों की विवेचना कर कर उसमें सुधार करना बहुत जरूरी है। नालंदा में कहते हैं वहाँ बौद्ध धर्म से लेकर अपना वैदिक धर्म से लेकर जैन धर्म से लेकर सारे साहित्य थे और 3 महीने तक वो जलते रहे। तो हमारा जो मूल शास्त्र है वो चाइना ले गया, उधर से कुछ नेपाल चल गए, इधर से कुछ जला दिए गए, कुछ लूट लिए गए। जो बचे खुचे शास्त्र थे और कुछ अच्छे ऋषि मुनि थे उन्होंने अपने विचारधारा से उन शास्त्रों का वर्णन किया। क्योंकि मेरे ख्याल से जो अभी हम जो प्रचार कर रहे हैं सम्मेलनों के माध्यम से, इन सम्मेलनों की सार्थकता में, भांबी साहब भी हमारे सम्मेलन में जब यंग थे, शायद 20 साल पहले भोजराज जी के साथ पधारे थे, सब 2 बार आए आप। तो सार्थकता ये है कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं, कुछ एक नयापन नहीं आ पा रहा है। तो हमें सोचना और ढूंढना पड़ेगा कि कोई मतलब व्यवस्था है। आज हम रत्नों पर काम कर रहे हैं, पितृदोष पर काम कर रहे हैं, पाप पुण्य पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें कुंडली में निहित है, सारी चीजें निहित है। तो व्यवस्थाएं हमें बदलनी पड़ेगी। कुछ अच्छे रिसर्चर, हमें नए लोगों को मंच देना पड़ेगा। क्या पता इस भीड़ में ही कुछ ऐसे विद्वान बैठे होंगे जिनके पास वो चीज दे नहीं पा रहे हैं वो लोग ना। तो कम से कम उन लोगों को बुलाकर हमें एक जो ढर्रा चल रहा है उसको चेंज कर कर अच्छे लोगों को मंच देकर और ज्योतिष सम्मेलनों की जो पराकाष्ठा और जो प्रणाली है उसको बदलना बहुत जरूरी है। क्योंकि सम्मान, गोल्ड मेडल, फलाना ढीकड़ा, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। कोई भी आपके पास जातक आएगा तो सबसे पहले आपके प्रेडिक्शन से आएगा, आपका क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं आप उसके प्रति। जब एक बार भविष्यवाणी सही हुई, 2 को बताएगा, 4 को बताएगा। तो इन सब गोल्ड मेडल और इनसे कोई मतलब नहीं है, कोई डरापन नहीं है। कई सम्मेलनों में मैं देखता हूं फोन कॉल्स आते हैं कि ये दे दो, वो दे दो। ज्ञान की प्रचार की बातें कोई नहीं कर रहे हैं।
तो मैं तो ये कह रहा हूं, आप अपना बहुमूल्य समय ट्रेन का टिकट देकर और अपना बहुमूल्य समय देकर एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो समझिए आपके पास पैसे से लेकर और अपनी मैन पावर सब यूज होती है, तो उसका प्रतिफल यजमान को नहीं देखकर ज्ञान का प्रतिफल होना चाहिए कि आप कितना क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं एक पितृदोष के लिए आपको एक बता देता हूं, आप लिख लीजिएगा उसको, क्योंकि आजकल इस पर बहुत काम चल रहा है और सारा हरिद्वार गया जी सब जगह भीड़ ही भीड़ है। तो आप शनिवार को रात्रि 9 बजे से 12 बजे के बीच किचन बिल्कुल साफ कर लें। बिल्कुल वैदिक है ये, इसमें कोई वो नहीं है, वैदिक पद्धति है। क्योंकि मूल आजकल ज्यादातर 90% एस्ट्रोलॉजर्स पितरों पर और इसी पर काम कर रहे हैं, रत्नों पर। तो रात्रि 9 बजे से 12 बजे के बीच किचन साफ कर लें, एक अच्छा पट्टा लगाएं, गौमूत्र से साफ करें, पट्टा लगाकर उसमें मलमल का बारीक कपड़ा बिछा लें, 7 मुट्ठी जौ, एक सुपारी, एक तांबे का या पीतल का लोटा, उसमें चावल, जौ और तिल ये पूरा भर दें, 11.25 रुपए जो है उस पर रखें, 7 अगरबत्ती पट्टे के बाहर लगा दें। वो सारी चीजें मलमल के कपड़े पर हों, अगरबत्ती बाहर लगाकर दीपक लगा दें। संकल्प करें कि हम हमारे पितरों के उद्धार के लिए प्रतिबद्ध हैं। संकल्प आप सीख लीजिएगा, कोई भी कर्मकांडी ब्राह्मण आपको समझा देंगे। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, जो भी अपना नाम गोत्र संकल्प संवत सारी चीजें। उसके बाद आप बोले हमारे घर में जो काम रुके हुए हैं, जैसे किसी का विवाह का काम रुका हुआ है, किसी का बीमारियां चल रही है, तो आप संकल्प में ये बोलें कि हम आपके उद्धार के लिए प्रतिबद्ध हैं, आप हमारे घर में सारे काम करें। और कार्य करने के बाद अगर आप हमारे सारे कार्य करते हैं तो हम आपको भागवत जी के मूल पाठ और गंगा स्नान अवश्य कराएंगे। तो ये पॉटली आप बांध दें, आपको लगे कि 2-4 महीने में बहुत अच्छे हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप एक भागवत जी के मूल पाठ, जरूरी नहीं आप बहुत बड़े कथाकार को बुलाकर लाखों रुपया खर्च करें, एक छोटे कमरे में भी आप 18,000 श्लोक है भागवत जी के, 7 गांठ का बांस गड़वा कर वो मूल पाठ करा दें अपना। और जो पितरों का जो 7 कलश से पितरों का पट्टा भरें, क्योंकि ब्रह्मलोक में पितरों का 7 कलश का विधान माना गया है, और 7 ही पितरों से ब्रह्मा जी ने पितृलोक का निर्माण किया है। इसमें अभी गया जी में शायद 54 कितनी जगह होता है सुबह के तर्पण होता है। आप इनसे बहुत सारा, इन लोगों से बहुत सारा विद्वान लोग हैं, पंडित भी हैं, बहुत सारा ज्ञान हम अर्जित कर सकते हैं और हमें सही दिशा, लोगों को हम जातकों को भी दे सकते हैं, स्वयं भी ले सकते हैं। फिर भागवत जी के मूल पाठ सुनाकर और वो जो पट्टा है आप उसको अच्छे से बांध कर बॉक्स में आप गया जी या हरिद्वार या जहां भी ले जाना है, वहां पूरा तर्पण विधि विधान से त्रिपिंडी श्राद्ध नारायण नागबली जो करानी है करवा कर, और अपने जो घर के पितरे उनको स्नान कराकर वापस ले आए। आप 100% वो काम होगा। बहुत सारे टिप्स हैं, समय बहुत कम है। राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं प्रयास करूंगा कि मैं कुछ परंपरागत जो ज्योतिष है उससे अलग हट करके मुझे किस तरीके से देखना चाहिए किसी भी समस्या को, चाहे वो जातक से संदर्भित हो या किसी प्रश्न से संदर्भित हो। विशेष करके राशि, भाव और ग्रह, ये 3 हम प्रमुख
या से कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं दो चीज़ें और जोड़ना चाहूँगा कि लग्न अलग है, भाव अलग है। लग्न फर्स्ट हाउस नहीं है, फर्स्ट हाउस है, लग्न अलग है। और पांचवा नक्षत्र, यानी लग्न और नक्षत्र ये एक अलग पार्ट है, और राशि, भाव और ग्रह ये अलग पार्ट है। राशि किसी भी बहुत सारे जो उसके एक्टिव कैरेक्टर्स हैं या पैसिव कैरेक्टर्स हैं उनको दर्शाती है। उनका वो डिलीवर कैसे होंगे, वो एक्टिवली डिलीवर होंगे जातक को या पैसिवली डिलीवर होंगे, ये विषय विश्लेषण का है। लेकिन हर राशि में सभी प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन भाव कार्य विशेष को इंगित करते हैं। ग्रह केवल मैनिफेस्टो है, उनको अपनी, क्योंकि हर ग्रह की अपनी क्वालिटी होती है और वो अपनी क्वालिटी के हिसाब से भावानुसार, राशि अनुसार अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन नक्षत्र और लग्न, लग्न पोटेंशियल होता है। लग्न की जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, उससे बियॉन्ड या उससे नीचे वो मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता है। अगर लग्न, इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि एक शब्द होता है एटीट्यूड और दूसरा होता है एप्टीट्यूड। एटीट्यूड प्रकृति है, एप्टीट्यूड उसी प्रकृति का कौशल है। अगर हमें किसी भी व्यक्ति का एटीट्यूड मालूम हो, उसका एटीट्यूड का आकलन हो जाए, तो हम उसके एप्टीट्यूड को भी तब हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि उसका एप्टीट्यूड कैसा होगा। अगर उसका एटीट्यूड का जो मैनिफेस्टेशन है वो प्रॉपरली नहीं निकल पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो अपलिफ्टमेंट है या डिक्लाइन फेस है वो उतना बेहतर तरीके से नहीं होगा। लेकिन एटीट्यूड को गवर्न करने वाला कौन है? एटीट्यूड आता कहाँ से है? एटीट्यूड है क्या? प्रकृति, व्यक्ति की प्रकृति। ये जो प्रकृति है ये माइंड है, और माइंड को रिप्रेजेंट करता है मून। माइंड इज अनदर, और एप्टीट्यूड है ब्रेन, जिसको रिप्रेजेंट करता है मरकरी। दोनों डिफरेंट चीज है। माइंड, और वहीं से स्टार्ट होते हैं हमारे स्टार्स, इन्हें जिन्हें हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। हमारा एक बार हमारे शुक्ला साहब ने किसी एक लेक्चर में डिलीवर किया था, लेफ्ट लोब हमारे माइंड का, लेफ्ट लोब ये ब्रेन का, माइंड का नहीं है, ये ब्रेन का है। लेफ्ट लोब और राइट लोब, इसमें एक फ्रंट लोब भी आता है। ये तीनों लोब मिलकर के ही हमारे 27 प्रकार के विभिन्न प्रकार के सेक्शंस बनाते हैं। माइंड जो ब्रेन नहीं है, ब्रेन एक, माइंड एक अमूर्त रूप है, ये टेंजिबल नहीं है, और ब्रेन ये टेंजिबल है। और टेंजिबल का एक स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर, यानी हम उस स्ट्रक्चर का की कनेक्टिविटी माइंड के थ्रू, यानी मून के थ्रू, वो उसको इलेक्ट्रिसिटी देती है। यानी ब्रेन हार्डवेयर है और माइंड सॉफ्टवेयर है। हम इन दोनों चीजों को जब तक नहीं समझेंगे कि उस व्यक्ति के आगे के विश्लेषण मेरे हिसाब से निरर्थक हो, क्योंकि जब तक हम उसकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस को कंसीडर नहीं कर पाएंगे, हम आगे नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअली जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है ग्रहों के माध्यम से या किसी के माध्यम से, वो किस तरीके का आएगा। एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इन दोनों में जो इनका और आगे होता है कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो शॉर्ट टर्म में मरकरी का रोल ज्यादा प्ले होता है। लॉन्ग टर्म में, क्योंकि जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है
जितना समझना, मरकरी जानना तो बता रहा है, लेकिन समझने के लिए जिसको हमारे शुक्ला साहब धी शब्द यूज करते हैं, वो गुरु है। लॉन्ग टर्म तक मेमोरी या इस तरीके की चीजों को रखना, वो 8वां भाव और सैटर्न है। एटीट्यूड और एप्टीट्यूड से हम शुरू हुए, हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ लिया, और उस ब्रेन के स्ट्रक्चर के अगर हमने सॉफ्टवेयर को किस तरीके से वो अप्लाई हो रहा है, एप्लीकेशंस जा रही है, तो हम प्लेनेट और प्लेनेट के स्टार्स के हिसाब से अपनी बातें और विश्लेषण करते हुए चीजों को समझ के बता सकते हैं। लेकिन हमें अगर यही प्रकृति नहीं मालूम, उस व्यक्ति की मूल प्रकृति क्या है, और फिर विश्लेषण हम करेंगे, मेरे समझ में उतना न्यायोचित नहीं होगा। बाकी किसी ग्रह के संदर्भ में, राशि के संदर्भ में उनके गुणधर्म के बारे में कहना, वो ज्यादा मेरे लिए उपयुक्त भी नहीं है, सामान्य है। लेकिन वो किस तरीके से एक्टिवली रोल प्ले करेंगी या पैसिवली रोल प्ले करेंगी, ये हमें पहले, क्योंकि हर राशि, ग्रह, भाव दोनों ही एक्टिव और पैसिव, तो अगर वो मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेज, मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स अगर वो एक्टिव फेस में है, द पर्सन विल प्ले रोल एक्टिवली। उनके सारी की सारी जो भी चीजें होंगी वो बड़ी एक्टिवली जो है लोगों के नजरों में आएंगी। और अगर वही चीजें पैसिवली होंगी तो उसकी जो इनर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समय समय पर अपने आप उभरेंगी। उसके लिए उसको वो दशा काल, जैसे हम कहते हैं कि हो रहा है, चंद्र का हो रहा है, मून का हो रहा है, इसमें हमारे एक विशेष वो है कि मून के होरा में जितने प्लेनेट मून के होरा में होते हैं, अगर उनकी दशाएं आए तो उसके इनर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उभर के आएंगे। जबकि अगर सूर्य की होरा में जितने प्लेनेट्स हैं और उनकी अगर दशाएं आए, वो व्यक्ति को एग्जर्शन से वो चीजें अचीव होंगी। तो एक्टिव और पैसिव रोल्स को हम एनालाइज करें, फिर हम देखें कि दशाएं और जो डीबीए चल रहा है वो डीबीए किस प्रकार से उसकी एक्टिव पार्ट को प्रदर्शित करेगा या उसके पैसिव कैरेक्टर्स को प्रदर्शित करेगा। उचित हो गया। इसी तो मेरा जो देखने का ढंग है वो पहले कुंडली को उसके साइंटिफिक और लॉजिकल वे में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं कि एजुकेशन सेक्टर में हमें ये डिसाइड करना कि वो इंजीनियरिंग बेल्ट का है यानी साइंटिफिक बेल्ट का है, या वो कॉमर्शियल बेल्ट का है, या वो आर्टिस्टिक बेल्ट का है। हम कैसे डिफरेंशिएट या डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे? फिर लेवल क्या है? ये चीजें जब तक हम उसका लेवल ही हमें कंसीडर करना पड़े, किस लेवल की उसकी कुंडली है, किस लेवल का उसका एटीट्यूड है, या उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो किस लेवल की है। लेवल डिसाइड करेंगे तो फिर हम उसकी साइंटिफिक बेल्ट में भी दो प्रकार के, क्योंकि उसके लिए लॉजिक्स और लॉजिक्स के लिए तीसरा घर। मैं समाप्त करूं, शायद समय ज्यादा ले रहा हूं फिर, और वैसे भी मैं डिलीवर करने मुझे बड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। धन्यवाद। हम जानते हैं सर हमेशा जब भी किसी विषय पर बोलते हैं तो गहरे उतरते चले जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में गहराई तक पहुंच पाना मुश्किल था और डिलीवर कर पाना भी। फिर भी बहुत अच्छा बताया है सर आपने। रिक्वेस्ट करूंगी आदरणीय डॉक्टर श्री भांबी जी से, कृपया मंच पर आएं।
आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और मंच पर सबकी भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। तो एक ज़माने की बात है, मैं केपी के बारे में बता रहा हूँ कि किसी कॉन्फ्रेंस में वीवी रमन भी थे और केपी भी थे, बैठे हुए थे। वो नया समय था, ऐसी कहानियाँ जल्दी से मालूम नहीं रहती लोगों को। तो वहाँ डिस्कशन हो गया, तो केपी ने चैलेंज दिया वीवी रमन को, ये बताओ कि इस मंच से पहला आदमी कौन उठेगा। तो वीवी रमन जो है वो संभावनाओं की बात करते थे और केपी कन्फर्मेशन की बात करते थे। तो हालांकि डिबेट उन्होंने आगे बढ़ाया नहीं, लेकिन केपी ने जो बताया कि ये आदमी उठेगा तो वही उठा था। तो इस तरह के ऐसे उनके बहुत सारे किस्से हैं। मैं नक्षत्रों की बात, मैं चूँकि वैदिक ज्योतिष का आदमी हूँ, मैं केपी को समझता हूँ लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। तो नक्षत्रों के बारे में जो हम बात समझते हैं, मैंने एक किताब भी लिखी है, नक्षत्र मेडिटेशन। ये करीब 2012 में पब्लिश हुई थी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने उसका विमोचन किया था। ये किताब देश विदेश में काफ़ी चलती है। तो आप अपने नक्षत्र से कैसे ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने नक्षत्र से ध्यान करते हैं तो पूरा आकाश आपके साथ होना शुरू हो जाता है और पूरे ब्रह्मांड से, कॉस्मोस से जुड़ जाते हैं। तो पूरी टेक्निक थी वो, तो 27 नक्षत्रों की थी। उससे पहले कुछ और बात है, मैं उसको बात करना चाहता हूँ। नक्षत्र 27 हैं, फिर उनके 4 भाग हैं, सब जानते हैं। लेकिन नक्षत्र भी स्थिर नहीं है, अपने स्थान पर स्थिर नहीं है और 1000 साल में उसका अब आकाश से वो अलग हो जाता है। इसको हमको देखना पड़ेगा तो वर्नल इक्विनॉक्स से देखना पड़ेगा, उसके एक्सिस से हम देखेंगे तब हमको मालूम पड़ेगा कि इस नक्षत्र को हम यहाँ देख रहे हैं, वहाँ पर वो नहीं दिखता। इसलिए वो 26,000 साल में उस वहीं का वहीं दोबारा से आ जाता है। इसलिए हमारा अयनांश घटता बढ़ता रहता है, हमारा अयनांश एक जगह नहीं रहता। तो इस जो वेद बोलते हैं कि ज्योतिष की आत्मा ग्रह और नक्षत्रों में बसती है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हम विज्ञान के युग में हैं। आज से 3 लाख वर्ष पूर्व नक्षत्र आकाश में नहीं थे। यह आकाश, इस ब्रह्मांड की हम बात करते हैं, नया है। हालांकि इसको 13-14 बिलियन ईयर्स हो गए हैं, इसके बाद भी नया है और बनता चला जा रहा है और नई नई चीज़ें बनती चली जा रही हैं। तो साइंस अपना अलग तरह से बोलती है नक्षत्र कैसे आए, जैसे बिग बैंग हुआ, बिग विस्फोट हुआ, उसके हिसाब से आए, और हम ज्योतिष से अलग से बात करते हैं। तो एक सभा में ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, जितने भी एंशिएंट देवता थे, इंद्र हो, वायु हो, अग्नि हो और ग्रह हो और जो राक्षस हो, देवताओं हो, उनको बोला कि आप आए और इस आकाश को बसाएं, अपनी जितनी एनर्जी है उस आकाश को दें, ताकि यह आकाश और बेहतर तरह से काम कर सके। ग्रह तो अस्तित्व में आ गए थे, नक्षत्र नहीं आए थे। तो नक्षत्रों को अस्तित्व में लाने के लिए उन्होंने बोला, तो सब ग्रहों ने, सब नक्षत्रों के, आप जानते हैं हर नक्षत्र का कोई ग्रह है, लेकिन वो जितने भी देवता या राक्षस थे, उनका जो सबसे महत्वपूर्ण भाग था वो था त्रिगुण, जिसको हम बोलते हैं सत्व रजस पंचभूत के। तो हम बने हुए हैं, आकाश बना हुआ है तो हम भी बने हुए हैं, लेकिन जो जितने भी राक्षस देवता या वायु वगैरह हैं, इनके जो त्रिगुण हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और आयुर्वेद त्रिगुणों पर ही टिका हुआ है, सत्व रजस तम। वो भी कहते हैं कि कौन सा आपका नाड़ी ज़्यादा एक्टिव है, कौन सी नाड़ी कम एक्टिव है, उस हिसाब से आपका रोग का जानकारी होती है। और इसीलिए आयुर्वेद और ज्योतिष में एक बहुत गहरा संबंध है।
और हम धीरे धीरे आयुर्वेद भी भूल गए और ज्योतिष भूल गए। लेकिन अगर हम पीछे जाएं तो आज से 50 साल पहले जो हमारी नानी दादी वगैरह हैं वो हमको आयुर्वेद घर घर में चला गया था, हमको क्या खाना चाहिए आज भी उनको मालूम है। आज के बच्चों को नहीं मालूम, वो पिज्जा खाते हैं या बर्गर खाते हैं, उनको मालूम था बरसात है तो क्या खाना चाहिए। तो आयुर्वेद घर घर में था, चाहे वो आयुर्वेदाचार्य वहाँ था कि नहीं था। ऐसे ही ज्योतिष था कि एकादशी को पानी मत पीना, एकादशी को ये मत करना, पंचमी को ये मत करना। तो हमारा ज्योतिष और आयुर्वेद ने इस सभ्यता को बढ़ाने में बड़ा भारी रोल अदा करा है। वो उस तरह से प्रश्न भले ना लगा पाते हों, लेकिन ये सारा वहाँ पर चलता था। तो जो त्रिगुण है तो जो उससे बनाए, तो जो व्यवस्था है वो है सत्व रजस और तमस। सत्व आप समझते हैं कि जहाँ पर सब शांत हो गया और किसी को कुछ नहीं चाहिए। रजस वो है जहाँ पर आदमी अपना पराक्रम दिखाना चाहता है, वहाँ अपना अहम दिखाना चाहता है और सिद्ध करना चाहता है। और तमस में है जो डलनेस है, जो तम है, तम का ये है। तो ज्योतिष में जो चूँकि अगर ये बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो हमारी जो पहली 4 राशियां हैं वो रजस में आती हैं सारी की सारी। उनका जो मूल गुण है रजस है। हालांकि उनके हर राशि के 3 गुण में देखे जाते हैं हम, लेकिन रजस की हैं, चाहे मेष की बात करें, वृष की बात करें, मिथुन की बात करें या कर्क की बात करें, इनका जो मूल स्वभाव है रजस है। क्योंकि रजस के बिना दुनिया की शुरुआत नहीं होती। अगर आप में रजस नहीं है, आप में कुछ करने की इच्छा नहीं है, तो फिर तो कुछ हुआ ही नहीं। सत्य को आदमी तो जंगल में बैठा हुआ है, ध्यान कर रहा है, उसे क्या ज़रूरत है किसी कार्यक्रम में आने की। जो डल है वो भी कुछ नहीं कर रहा है, उसको जब ज़रूरत है तभी उठ के जा रहा है, वरना नहीं जा रहा। लेकिन जो दुनिया है, जो ज्योतिष है, ज्योतिष बिल्कुल अलग बोलता है कि ये हम जो है फोर्स है। अगर मेष राशि में सबसे पहला नक्षत्र केतु का है, मंगल की राशि है, चलायमान राशि है, अग्नि तत्व राशि है, सूर्य वहाँ उच्च का हो जाता है। तो अगर इतना फोर्स नहीं होगा तो ये ब्रह्मांड बनेगा कैसे, बिग बैंग कैसे होगा। बिग बैंग होने के लिए अलग से ऐसा भी एक थ्योरी है जो मैंने पढ़ी थी कि जब ब्रह्मांड की शुरुआत होती है तो 9 के 9 ग्रह सारे एरीज में थे, उसके बिना हो नहीं सकती। और साइंस अपना बिग बैंग अलग तरह से बताती है। जो हमारी पहली राशियां हैं उनकी बात करते हैं तो ये रजस की राशियां हैं। रजस की राशियां का मतलब है कि आपकी इच्छा शक्ति। और यहाँ पर हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, अश्विनी से, यानी केतु से। हमें नहीं मालूम हमारा क्या होगा, हमें कुछ नहीं मालूम। रोज सुबह उठते हैं, हमें बिल्कुल नहीं मालूम कि आज हम क्या कर पाएंगे। हमारे सारे के सारे प्लान है और शाम तक धरे के धरे रह जाते हैं। तो जो होता है वो अप्रत्याशित होता है। और दूसरा, ज्योतिष दुनिया पैराडॉक्सिकल है, विरोधाभासी दुनिया है। सबसे ज़्यादा विरोधाभास की बात ज्योतिष करता है। वह राशियाँ अलग हैं, नक्षत्र अलग हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं, कहीं मैच ही नहीं मिलते। अश्विनी है, मेष में अश्विनी का क्या काम, कोई नक्षत्र, गुरु का नक्षत्र होता है तो बात बनती है। और शुक्र का यहाँ क्या काम। और जब वहाँ पर सूर्य का नक्षत्र आता है तो वो आखिरी है। पराशर बोलता है बूढ़ा हो गया ग्रह, तो नक्षत्र ही बूढ़ा शुरू हुआ तो क्या करेगा वो। ऐसे ही जितने देखेंगे, जितने भी आपके नक्षत्र हैं वो सब अपोजिट हैं, पैराडॉक्सिकल हैं। बिल्कुल हम विरोधाभास की दुनिया में जीते हैं और विरोधाभास से ही हमारी सारी यात्रा शुरू होती है। तो जो पहली राशि है, पहली जो 4 राशियां हैं, वहाँ पर अगर हम उसकी कल्पना करें तो कल्पना हम करेंगे कि मेष में एक फोर्स है। जो फोर्स के साथ ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, जिसका हम सब पे प्रभाव पड़ता है। तो मेष में, अश्विनी में जो फोर्स है वो मंगल का फोर्स है, चलायमान है। तो वो बिल्कुल विस्फोटक स्थिति में चल रहा है। तो ये हमारा ब्रह्मांड कैसे चलता है मैं उसकी बात करता हूँ। जब वो टॉरस में आता है, वृष में आता है, तो वहाँ पर शुक्र भी है और ठहराव भी है और जो राशि है बड़ी स्थिर राशि है। तो आपका जो फोर्स है वहाँ स्थिर होना शुरू होता है। जैसे आपका फोर्स स्थिर होना शुरू होता है
तो आप अपने को एक, आपको ज़मीन मिलती है, इस ज़मीन में आप अपने को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये हर आदमी की कहानी है जो हमको नक्षत्रों से और राशियों से मालूम होती है। अगली ये जो उसमें राशि आती है वो आती है मिथुन की राशि आती है। मिथुन की राशि में पहली राशि ह्यूमन राशि है। जितने हमारी राशि हैं उसमें मैन एंड वुमेन का एनर्जी लेवल इक्वल लेवल है। वो इक्वल लेवल अगर नहीं होगा, दोनों एनर्जी नहीं मिलेंगी, तो इस दुनिया की शुरुआत नहीं हो सकती। तो यहाँ आकर जो हम ऑब्जेक्टिव शुरू हुए थे इस दुनिया में, हम यहाँ सब्जेक्टिव शुरू होना चाहते हैं। मैं 5 मिनट लूँगा, फिर मेरी पूरी बात खत्म हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। यहाँ पर हम आकर सब्जेक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। जब आप सब्जेक्टिव हो गए और कर्क में जब आप आते हैं, तो यहाँ का जो आश्लेषा नक्षत्र है, अश्वनी से आश्लेषा, तो यानी हम शुरू हुए केतु से और हम जाके बुध में ख़त्म हो गए, बुध के नक्षत्र में ख़त्म हो गए। इस पूरी 4 राशियों में हम यहाँ पर आकर इस तरह से हमने वहाँ किया। अब यहाँ पर आदमी चाहता है, जो भी आदमी धन कमाना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, वो चाहता है कि एक बार धन कमाऊँगा, नाम कमाऊँगा, फिर मैं बहुत सीधा हो जाऊँगा, सत्व की तरफ जाऊँगा। लेकिन वहाँ उसमें तमस आता है, अहंकार आता है। तो उसके बाद में अहंकार की 4 राशियाँ शुरू, तमस की राशियाँ शुरू हो जाती हैं। सिंह, जहाँ पर हमारा जो पहला मघा हम अपने पूर्वजों से मिलते हैं, वहाँ पर हमारे कर्मों से मिलते हैं। हमारे कर्म कहाँ से आए थे, कर्म हम कहाँ से लेके आए थे, और कौन से कर्म के कारण हम इस जन्म में आए, और वहाँ हमको राशि जो मिलती है वो सिंह की राशि मिलती है। तो वहाँ पर हमारा अहंकार पूरा पीक पर हो जाता है। हर व्यक्ति के साथ, आपका कोई लगन हो, कोई राशि हो, कोई नक्षत्र हो, डजंट मैटर, दिस इज हाउ यू ऑपरेट। तो वहाँ से हम जाकर तो अंतिम चरण में ख़त्म होते हैं। तो सिंह में आप आए, तो सिंह में आप आके एकदम शेर हो गए, शेर की तरह। आप अपने अलावा किसी को उस मानते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही आप कन्या में आते हैं तो आपको ह्यूमैनिटी याद आती है, ह्यूमैनिटेरियन हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि यार मैं कुछ भला भी तो करूं। मेरे को हर बार अहंकारी आदमी भी कुछ लोगों का ध्यान रख लेता है, सबका रखे ना रखे, अपने कुछ लोगों के प्रति उसकी बड़ी वो तो प्रेम भाव रहता है। वहाँ से वो तुला में जाता है, उसकी व्यक्तिगत इच्छाएं भी हैं, लेकिन फिर भी वो बैलेंस की तरफ है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से खत्म कर रहा हूँ, जैसे ही वहाँ से वो स्कॉर्पियो में गया, तो वो एक ऐसा पॉन्ड है, पूल है, वहाँ पर सेक्स भी है, वहाँ पर मृत्यु भी है, वहाँ कुंडलनी भी है, जिसको हम जागृत नहीं करते। हम इन दोनों में ही या डरे डरे जीते हैं या इच्छाओं से परे रहते हैं। तो इसके बाद की जो यहाँ हम शुरू हुए थे, क्या नाम है, मूल से मघा से शुरू हुए थे, और जाके हम ख़त्म होते हैं एल्डर्स में, ज्येष्ठा नक्षत्र में कहते हैं। वहाँ जाके अगला जो भाव है, वहाँ पर हम यहाँ पर अग्नि, जो पहले बार की अग्नि थी एरीज में, वो एब्रप्ट अग्नि थी। और जो लियो की अग्नि है, जहाँ सूर्य वहाँ मिलता है, तो वो आत्मपरक अग्नि हो जाती है। जब हम गुरु के एरिया में आते हैं, धनु में आते हैं, धनु में आप वहाँ शुद्धिकरण की बात है, यहाँ सारा सत्व है। सत्व की 4 राशियाँ हमको बाद में मिलती हैं। तो हमारे जो गुणों का, त्रिगुणों का पूरा मेल है, उल्टा है। ब्रह्मांड का अलग है, वेदों का अलग है, सत्व रजस तमस है। लेकिन हमारा रजस तमस और सत्व है। रजस से जो शुरू होगा वो तमस में ही जाएगा, वो डलनेस में जाएगा। यहाँ पर गुरु मिलता है, गुरु डुअलिटी में है। समय बहुत कम है तो बहुत विस्तार से नहीं बोलूँगा, शॉर्ट में बोलूँगा। तो यहाँ जो हमारा जो नक्षत्र है वो मूल है। हम जड़ से जुड़ना चाहते हैं। हम आए कहाँ से थे, क्यों आए थे इस दुनिया में, हमारी जड़ क्या है। तो जड़ से हम जुड़ के वहाँ हम रेवती में जाके ख़त्म होते हैं, माइक में। उसके बाद 2 राशियाँ हमको मिलती हैं शनि की लगातार, तो दोनों गुरु के मध्य में है, मकर और कुंभ। मकर दुनिया की बात करती है और जो कुंभ है वो ब्रह्मांड की बात करती है, देने की बात करती है। जो पाया उसको दो, जो आपने लिया उसको बांटो, बांट के अपने रास्ता निकालो और आगे की बात करो। उसके बाद जो मीन में हम जाते हैं
तो मीन राशि में जाकर एक पूरा चक्र पूरा होता है ब्रह्मांड का, और वहाँ सूर्य भी जाके शांत हो जाता है, सूर्य का तेज खत्म हो जाता है, और फिर दुनिया वहाँ दोस्त प्रतीक जो मछलियाँ हैं वो पूंछ से जुड़ी हुई हैं। जब आप पूंछ से जुड़े हुए हैं, रेगिस्तान में अगर आप देखें तो जो ऊँट हैं पूंछ से जुड़े होते हैं तो चले जाते हैं। जब आदमी सामने जुड़ा होता है या प्रेम करता है या घृणा करता है, तो पूंछ से जुड़ा होगा तो पीछे चलेगा। ऐसे जब सेनाएं चलती हैं तो एक के पीछे एक होता है, एक के पीछे एक होगा तो एक यात्रा लंबी हो सकती है, आमने सामने होगा तो भरोसा नहीं क्या होगा। तो वहाँ पर आकर दुनिया खत्म हो जाती है। तो पूरा जो हमारा राशि चक्र है या नक्षत्रों का चक्र है वो एक नई ब्रह्मांडीय जो चेतना है उसकी बात करता है, और उस चेतना से हम कैसे जुड़ सकते हैं। और रेवती में आपको आपकी जानकारी होगी, शनि वहाँ से पैदा होता है, शनि का नक्षत्र जो है रेवती है, तो यह एक नक्षत्रों का अलग से तरीका है। और मैडम बार बार घंटी बजा रही हैं, मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। भाव के कारण मजबूरी बन गई, फिर कभी जरूर सुनेंगे सर आपको। अभी सर से मैंने भी थोड़ा सा समय लिया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मंच से ऑलरेडी नक्षत्रों के बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है। बहुत थोड़ा सा बोलूँगी, हमारे यूथ डेलीगेट्स भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो मैं आपके काम की चीज़ बोलती हूँ। आज जो वैश्वीकरण का समय है, जो परिवर्तन का समय है, यूथ केवल 2 ही तरह की समस्याओं से गुजर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी। एक तो है उनका करियर, काम, और उसमें धन कमाने की होड़। जो जिस पैकेज पर है, जिसको जितना मिल रहा है उतने में संतोष नहीं है, जो भी मिल गया अब अगला कैसे। तो एक तो ये है जो जायज़ भी है, क्योंकि अगर ये होड़ नहीं होगी तो वो खुद कैसे तरक्की करेंगे, और वो खुद नहीं करेंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो एक है उनकी एंग्जाइटी का कारण है रिलेशनशिप्स। ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत ज़रूरी है उनके लिए इस समय में। तो मैं इस समय रिलेशनशिप के बारे में नहीं बोलूँगी, आपके पहले सवाल के बारे में बात करती हूँ। कई सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं और हमसे कम कर रहे हैं, उनको बड़ी जल्दी सफलता मिल जाती है, हमको नहीं मिलती। हम तो इतना सारा एजुकेशन भी लिया है, इतनी सारी हमने मेहनत भी की है, तो भी सफलता नहीं मिली। इसी पर आते हैं कि सफलता मिले और कितनी मिलेगी वो सफलता, सफलता की कितनी क्वांटिटी होगी, कैसे मिलेगी। तो बहुत सारे जो यूथ डेलीगेट्स बैठे हुए हैं, मुझे लगता है ये उनके काम की चीज़ है और उनको खुद के लिए भी देखने के लिए, और उनको प्रेशर से कुछ हद तक निकालेंगे। क्योंकि अगर कुंडली में प्रॉमिस है तो आप उसके लिए एफर्ट्स ज़रूर लगाइए, उस डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाइए। और अगर कुंडली में एफर्ट्स प्रॉमिस नहीं हैं तो आप अपने पोटेंशियल को किस तरह से मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्टेंस के साथ। कुंडली में 4, 8, 12 या त्रिक भाव 6, 8, 12, इनको हम सबसे ज़्यादा नकारात्मक भाव मानते हैं और इनको हम सोचते हैं कि जिसकी कुंडली में जितने ज़्यादा प्रभावी हो गए उतनी ज़्यादा परेशानी उसको है। प्रथम भाव लग्न का, लग्न कुंडली का प्रथम भाव जीव है, सप्तम भाव समस्त ब्रह्मांड जो जीव के लिए है, जीव को सपोर्ट करने के लिए है। दूसरी बात, 4, 8, 12 भाव मोक्ष त्रिकोण भी कहे जाते हैं। मोक्ष त्रिकोण मीन्स मोक्ष, जहां पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। पूर्णता की सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हो सकती हैं, सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, लेकिन फिर भी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए आपको अपने उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तपना होता है, और जो तपना होता है वो इन्हीं 4, 8, 12 यानी मोक्ष त्रिकोण से ही तपना होता है। तपना, ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले यही 4, 8, 12 भाव होते हैं। और आप सभी जानते हैं कि चौथे भाव को हम स्वच्छ तालाब की तरह उसका एक परिमाण नापते हैं, अष्टम भाव को गहरे कुएं की तरह, और द्वादश भाव को अथाह समुंदर सागर, यानी इतनी ही अथाह उसमें संभावनाएं भरी हुई हैं। तो ये 4, 8, 12 भाव ही हैं जो या तो जिंदगी में हमसे सब कुछ ले लेते हैं या हमको इतना कुछ दे देते हैं कि जिनका हम अनुमान नहीं लगा सकते। हम उस पक्ष पर जाते हैं कि ये देते कब हैं,
किस समय है जब हम देखें कि 4, 8, 12 भाव हमको देंगे। लग्न को सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाले यही भाव हैं, लग्न को कष्ट में डालने वाले या लग्न को नष्ट करने वाले यही भाव हैं। 4, 8, 12, 8वां 12वां ज्यादा तीव्रता लिए हुए हैं, तो इनको बोले हम। लग्न को अगर उनका 8वां और 12वां भाव खत्म करता है, नेक्स्ट स्लाइड, लग्न को अगर उनका 4, 8, 12 भाव खत्म करता है, तो ये 8, 12 भाव को खत्म करने वाले भी तो इन्हीं के 8, 12 भाव होंगे। 8वें भाव को खत्म करने के लिए, यानी जो भाव लग्न को तकलीफ दे रहा है, अगर वो तकलीफ खत्म हो जाएगी तो वो फिर निकालना शुरू करेंगे, देना शुरू करेंगे। और इसी कारण से ऐसे ही लोग हैं जो उच्च शिक्षा में अचानक कुछ कर जाते हैं। फूल बेचने वाला अचानक देश का बहुत बड़ा उद्यमी बन जाता है। रेलवे स्टेशन पर गाना गाने वाली अचानक दुबई 5 स्टार में पहुंच जाती हैं, या फिर चाय बेचने वाला भी। तो वो यही भाव हैं जो इतना अप्रत्याशित देते हैं। कुंडली में उदाहरण के माध्यम से बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको एक झलक दिखाऊंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पहली कुंडली लगाएं। ये योग तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही कि जब 8वां भाव, इसका सबलॉर्ड, क्योंकि हम नक्षत्र से और केपी पद्धति पर बात कर रहे हैं, 8th हाउस का सबलॉर्ड अगर अपने नक्षत्र और सबके द्वारा अपने से 4, 8, 12 से कनेक्शन बनाएगा, तो जो लग्न को हानि देने वाले इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो कम हो जाएंगे। क्योंकि 8वें से 8वां कौन सा भाव होगा? तीसरा, जो धन भाव का वृद्धि भाव है, और 8वें से 8वां, 8वें को खत्म करेगा। 8वें का 12वां भाव, 7वां भाव। अगर लग्न का अष्टम भाव का सबलॉर्ड तीसरे से और 7वें से कनेक्शन बनाएगा, तो डेफिनेटली इसमें कमी हो जाएगी, और बाकी के जो लग्न को सपोर्ट देने वाले, लग्न को वृद्धि देने वाले भाव हैं, 2, 6, 10, 11, इनके साथ भी कनेक्शन बनाता है। तो ऐसे लोगों को अचानक जीवन में बहुत ज्यादा अप्रत्याशित रूपों से सफलता मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगले इनके सिग्निफिकेटर्स लगा दें। 8th हाउस के सबलॉर्ड बहुत क्लियर दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा, मुझे यहाँ से पास से समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें 8th हाउस का सबलॉर्ड जैसे मर्क्यूरी हैं, जो कि खुद ही 6th में बैठे हुए हैं, राहु के नक्षत्र में हैं। अगर हम इनके सिग्निफिकेटर्स देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड, 7, 9, 3, 10, 9, इसने 8th हाउस को भी खत्म किया, 3rd से जुड़ा, और 7th भी सिग्निफाई कर रहा है। यानी जब 3 और 7 कनेक्ट हो गए, और उसके बाद 10th भी है, सबलॉर्ड है इसका राहु ही है, और देन फिर सबलॉर्ड मर्क्यूरी है, क्योंकि यहाँ राहु अब रिपीट हो रहा है, तो देन हम मर्क्यूरी सोचेंगे। 9, 6, 2, 11, यानी लग्न को वृद्धि देने वाले वो सभी भाव इसमें कनेक्टेड हैं, आप देख सकते हैं। साथ में 8वें हाउस को भी खत्म करने वाले, उनको नष्ट करने वाले भाव हैं। तो जब इस तरह की कोई इक्वेशन 8th हाउस बनाता है, और सिमिलर वे में 12th हाउस भी, 12th हाउस के सबलॉर्ड हैं यहाँ पर वीनस, जो कि खुद ही 7th हाउस में बैठे हुए हैं। इनको भी हम सिग्निफिकेटर्स के माध्यम से देखेंगे। यहाँ तो एक चार्ट है, कोई बात नहीं, आप अपने चार्ट्स में या दूसरों के चार्ट्स में देखें तो इस तरह के कनेक्शन पाएंगे। अगर ऐसे कोई कनेक्शंस मिलते हैं तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अप्रत्याशित करते हैं। ये जो कुंडली जिस व्यक्ति की है, इसने जिंदगी के बहुत सारे साल एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में काम किया। अचानक जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि अगले 20-25 साल में आज ये इतना बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है कि उसके केवल मध्य प्रदेश में या देश में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, और बहुत सारी उसकी अपनी फैक्ट्रीज हैं। इस लेवल तक ये व्यक्ति पहुंचा है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसको भी देख सकते हैं, या आप अपने आसपास में देखें तो ये सूत्र की सटीकता को देखें। मेरे पास और भी एग्जाम्पल कुंडली थी, लेकिन टाइम की कमी है। अभी हम टाइम को देखते हुए केवल मैंने अपना सूत्र रखा है, तो आप लोग देखिएगा और मुझे भी अवगत कराइएगा कि कितना सटीक है ये। थैंक यू।
ऋषि शुक्ला जी, आदरणीय हेमचंद्र पांडे जी, श्री महेश शुक्ला जी, आदरणीय श्री भांबी सर को निवेदन करूंगी, सर मंच पर आए। सर श्री एस के जोशी जी, श्री अजय गुप्ता जी, श्री लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी जी, सुश्री ओम कुमारी व्यास। जिन लोगों के नाम मैं बुला रही हूं वो मंच पर वहीं रुकेंगे और फिर आते जाएंगे। सुश्री पूजा शर्मा जी, श्री लक्ष्मीचंद चौधरी जी, आप वहां खड़े रहें। अभी ले लीजिए। श्री अजय गुप्ता जी, पहले अजय गुप्ता जी ले लीजिए। नेक्स्ट श्री एस के जोशी जी, श्री लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी जी, जोशी जी के बाद श्री लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी जी, लक्ष्मीचंद चौधरी जी, लक्ष्मीचंद चौधरी जी ज्योतिष के साथ साथ अच्छे कवि भी हैं। कविता चैतन्य जी, कविता चैतन्य जी, ओम कुमारी जी, पूजा शर्मा जी, सर आप पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी भी हैं, अभी आए हैं। रघुवंशी, श्री अभिषेक कुरील,
जिनके नाम बुला रही हूं आते जाएंगे उधर मंच के साइड से। सुश्री चारू शर्मा, श्री दीपांशु कुमार, श्री गहन, गौरव सुरंगे जी, मुस्कान शर्मा, मनन शर्मा, नवनिधि त्रिपाठी, निसर्ग, पंकज सिंह, प्रद्युम्न श्रीवास्तव, रजत शर्मा, नाम गौरव सुरंगे, गौरव सुरंगे जी, गौरव सुरंगे, बोल दो माइक। मुस्कान शर्मा जी को दे दे। बाहर चाय और कुकीज भी तैयार है, अगर आप बीच में से चाहें तो वहां पर जाके धीरे धीरे ले सकते हैं अपना। एक आमंत्रण पत्र है, आमंत्रण है सभी के लिए। 1-2 अक्टूबर का कुरावर में सम्मेलन है, ज्योतिष सम्मेलन अखिल भारतीय स्तर का 9वां हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मेरे नंबर पे आप अपना व्हाट्सएप पे आप जो है आपका फोटो और आधार कार्ड भेज देंगे और पंजीयन करा लेंगे। सम्मेलन हमेशा निःशुल्क रहता है, हमारा निःशुल्क ही है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। धन्यवाद। नंबर है 9425027157। बलजीत शास्त्री जी, ये कुछ सदस्य हैं जिनको जल्दी निकलना है, इनकी ट्रेन है तो इनको जल्दी फ्री करते हैं। अच्छा बोल दिया। जो सदस्य अभी जिनको जल्दी नहीं जाना है, जो रुकेंगे अगले सत्र में, वो अपना चाय नाश्ता ले सकते हैं बाहर, चाय कुकीज। सीता ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र इस प्रथम महर्षि पराशर अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन के जो टीम है उसको सम्मानित करना चाह रहा है। आप एक बार जो भी सभागार में है, एक बार उनके लिए जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम किया, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। तालियां बहुत कम बज रही है, आपका भी सम्मान होगा, इसलिए आप जोरदार तालियां बजाइए। श्रीमान ऋषि शुक्ला जी और निशा मैडम और श्रीमान आनंद जी परवानी साहब को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मंच। आनंद जी घर पे आगे आइए। आनंद जी, हेलो आनंद जी, एक मिनट आइए मंच पे। आनंद प्रणामी जी, ओम कुमारी जी, सुबोध पाठक जी, एक बार मंच पे आए। तो साथियों, चाय का अवसर ब्रेक है, अगला सत्र शुरू होना है। बहुत हमारे साथ संधू जी हैं जिन्होंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कई किताबें लिखी हैं। वो सत्र में समय कम ना हो, इसलिए चाय लें और शीघ्र वापस आए, हम अगला सत्र प्रारंभ करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।